सकते हैं, उस उसके बारे में ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मल्टी पेज वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना होगा, कोई बताएगा? बताओ, कुछ डिस्कशन कर सकते हो तो। मैं तब तक प्रोजेक्ट सर ओपन। मल्टी पेज मतलब वही ना कि लिंक से हम लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को। जी हाँ। सारे पेज अगर बनाए, फॉर एग्जांपल 4 पेज हम लोगों ने अलग अलग पूरा क्रिएट कर दिया डॉक्यूमेंट, फिर उसको एंकर लिंक की हेल्प से आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी बन हाँ, सकती है। तो मल्टी पेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मल्टी पेज क्रिएट करने पड़ेंगे अपने यस। प्रोजेक्ट। क्यों? ऐसा ही होगा। अब पेज कैसे बनाते हैं हम लोग, HTML का पेज सिंपल, जिस भी नाम से पेज बनाना चाहते हैं वो चीजें उसी नाम से हम क्या करते हैं, फाइल बना लेते हैं, नहीं, विथ HTML एक्सटेंशन। तो जैसे अभी ना थोड़ा सा इसको अच्छा कर लें, हमारा जो अभी फोल्डर स्ट्रक्चर हमने उस समय कुछ ऐसा कर दिया था कि जो भी है, तो इसको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर कर लेते हैं फोल्डर को अपने, ताकि फिर ना अच्छी एक वेबसाइट बना पाए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, वेब डेव में बेसिकली एक फोल्डर ले लिया था जिसका कोई ज़रूरत था नहीं हमें। तो इस फोल्डर को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर दें। बट रिमूव करने पे एक प्रॉब्लम आएगी। वो क्या आएगी पूरा कि, अंदर कभी चला जाए। हाँ सिंपल, कि अगर अभी हम उसको डिलीट करेंगे तो HTML फोल्डर को तो हमने बाहर कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, डे वाइज फोल्डर बनाएंगे ताकि ना बाद में हमें पता रहेगा किस डे पे कौन सी क्लासेस के ने डे वाइज कर देते हैं, फोल्डर बनाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को डिलीट कर दे रहे हैं। ओके। ये सारा काम जो भी हम लोग कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का हम लोग यूज करके फोल्डर बना रहे थे। और हम लोग ग्राफिकल इंटरफेस का यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे, फाइल बना रहे थे, जहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करके या फिर ना राइट क्लिक करके फोल्डर का नाम क्रिएट कर रहे थे या फाइल बना रहे थे। बट आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि कैसे हम लोग ये सारा काम ना एक टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं, नहीं, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं, CLI जिसको बोलते हैं। वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी चलो हम लोग GUI का ही यूज कर लेते हैं। तो HTML फोल्डर हो गया है हमारा। इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, HTML देते ही HTML CSS का फोल्डर हो गया। देन इस जो हमारे हमने इमेजेस रखे थे इसको हमने रीनेम कर ले रहे हैं हम लोग। इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बेसिकली इमेजेस, या तो चाहे तो आप एसेट कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग अभी चलो अभी सिंपली इमेजेस ही नाम दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है हम लोगों ने, इसको डिलीट करते हैं। अरे सॉरी, अभी तो हमें प्रॉब्लम होने वाली थी। इमेजेस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो भी किया था, देखते हैं अभी प्रोजेक्ट कैसा हम लोगों का चल रहा है। बट अभी गिट को क्लोज करते हैं। तो बेसिकली 3 फोल्डर हमने अभी अभी बनाया है, एक CSS के लिए, एक HTML के लिए, एक इमेजेस के लिए, ठीक है। तो HTML में ही हम लोग क्या करेंगे, डे वाइज हम लोग कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आज एक फोल्डर बना ले रहे हैं, HTML के अंदर फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है।
जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आज की डेट लिख दे रहे हैं, जो भी है। देन उसमें हम लोग फाइल बना के प्रोजेक्ट जो भी हमें बनाना है वो सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो 2 मई 2025 स्लैश index.html। ठीक है, तो हमने ये फोल्डर बना दिया, इसमें हम लोग HTML लिखते हैं। सबसे पहले index.html। देखिए, जब भी हम ना इंडेक्स किसी फाइल का नाम इंडेक्स रखते हैं, तो जैसे कि भी हम लोग गिटहब पे होस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ना इसको होम डायरेक्टरी ना काउंट कर देता है। ठीक है। और किसी किसी सर्वर पे ये कंपलसरी होता है कि आपके प्रोजेक्ट में index.ht मतलब इंडेक्स फाइल होनी चाहिए। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, बट अभी जहाँ पे हम लोग होस्ट करेंगे वहाँ पे इंडेक्स फाइल हम बना होना जरूरी है आपके प्रोजेक्ट पे। ठीक है। बट यहाँ पे इंडेक्स बेसिकली हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो भी आपका डोमेन नेम के बाद स्लैश लगा होता है, बेसिकली वो हमारा होम डायरेक्टरी होते हैं। ठीक है, पाथ होता है। तो उसको ही हमारा index.html फाइल रिप्रेजेंट करे। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टी पेज वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो मल्टी पेज वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीपल पेज क्रिएट करना होगा। तो मल्टीपल पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो फाइल बना रहे हैं। इसके लिए ये स्ट्रक्चर सही लग रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ना और फोल्डर बना, ओल्ड ओल्ड कोड करके। ठीक है, ताकि बाकी को ना उसमें हम लोग रैप कर दें। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, इंडिया हम लोग इसमें कर रहे हैं। चाहो तो यहाँ पे एक फोल्डर भी बना सकते हो मल्टी पेज करके, ताकि हम लोग पता हो आपको मल्टी पेज वेबसाइट। बट अभी हमें पता है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, मल्टी पेज वेबसाइट बनाना है। ठीक है। तो मल्टी पेज वेबसाइट के लिए हमने पहला जो पेज बनाया है index.html बनाया। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर कोई इंडेक्स का सॉरी HTML का बॉयलर कोड लेके आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क करने के बाद टैब दबाओगे तो बेसिकली हमारा ये बॉयलर कोड आ जाता है, जहाँ पे आप सिंपली कर सकते। इसका टाइटल हम लोग दे देते हैं, क्योंकि टाइटल देना जरूरी है, क्योंकि टाइटल जब भी हम टैग बेसिकली एसईओ पर्पस के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम मोस्टली क्या करते हैं कि टाइटल में ना बेसिकली हम जो भी पेज बना रहे होते हैं, वो पेज पे जिस तरह का कंटेंट होता है, ठीक है, और उससे उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे अपना टाइटल देते हैं, ताकि देख के पता चले कि बेसिकली ये पेज किस टाइप का कंटेंट इस पेज पे है। ठीक है। तो अभी बेसिकली हमने होम पेज दे दिया इसका नाम। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा था, जितने भी HTML एलिमेंट का हमने यूज किया था, नहीं, तो यहाँ पे भी वही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर चाहे तो होम पेज है, तो हेडिंग होना जरूरी है। तो H1 एक हेडिंग लेते हैं, उसके साथ ही हमें एक पैराग्राफ लेते हैं, नहीं, तो पैराग्राफ। और देन साथ में अगर आप चाहें तो एक बटन यूज कर सकते हैं, नहीं, क्लियर। तो होम पेज, ठीक है, लॉरम का यूज कर ले रहे हैं हम लोग। देन बटन हम लोग यूज करने जा रहे हैं सिंपल, नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी लिंक अगर आप देना चाहो, जैसा कि अब सबके पास होता ही, माई प्रोजेक्ट, अगर आप चाहें तो माई प्रोजेक्ट करके अगर कोई प्रोजेक्ट की लिंक देना चाहे तो डाल दो बटन, ताकि अगर कोई देखना चाहे तो। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहला पहला पेज बन के तैयार हो गया। बाकी आप चाहें तो बाकी कंटेंट आप इसमें फिट करिएगा। वैसे ही हमें क्योंकि मल्टी पेज वेबसाइट बनाना है, तो पहला पेज बन गया हमारा इस वेबसाइट का। ठीक है।
देन इसमें हम लोग दूसरा पेज, जैसे कि जनरली वेबसाइट पे आप जाकर देखते हैं, अबाउट का पेज होता है, about.html हम लोग बना सकते हैं, नहीं नाम लिख सकते हैं, ताकि फिर अगर हम अबाउट पेज पे जाए तो यहाँ पे भी हमें कुछ कंटेंट देखे, नहीं तो सिंपली इसका भी नाम हम लोग लिख ले रहे हैं, अबाउट ही लिख दे रहे हैं अभी टाइटल में। और देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली एक H1 लेके यहाँ पे अबाउट पेज लिख दे रहे हैं ताकि हमें पता हो। क्लियर। देन कॉन्टैक्ट का पेज हम लोग बना सकते हैं, contact.html। ठीक है, जहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। ओके, 3 पेज हमने यहाँ पे बना दिया। अगर आप चाहे तो जितना मन करे उतना पेज बना सकते हैं, ऐसे ही पेज बनाना है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सारे पेज एक दूसरे से लिंक तो है नहीं, सही बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इन पेज को लिंक करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि मल्टी पेज वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो सारे पेज अगर मैं अगर ओपन करूँ वन बाय वन, तो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होने का ना कोई ऑप्शन नहीं होगा अगर अभी, क्योंकि हमने वैसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग अपना index.html ओपन करें तो क्या है, कुछ ऐसा पेज दिख रहा है हमारा, नहीं। बट अगर अब हमें यहाँ, ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे यूआरएल के बारे में। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, होम पेज है, ठीक है, हमने बनाया था जैसा। बट अगर अभी हमें अबाउट पेज पे जाना है तो हमारे पास यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी ना यूआई नहीं है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली नेविगेट कर जाए अपने अबाउट पेज पे। हाँ, यूआरएल के थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं कि अगर index.html के जगह पे यहाँ पे अगर हम about.html, क्योंकि हमारा यही पेज का नाम है, about.html करेंगे तो हम कहाँ पे आ गए, अबाउट पेज पे आ गए, नहीं। वैसे ही अगर हम क्या करें कि अगर यहाँ पे contact.html करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, नेविगेट हो जाएंगे HTML। ठीक है, तो हम कॉन्टैक्ट पेज पे आ गए। तो बेसिकली क्या है, ये जो इंटरफेस है, ऐसा अगर एज ए कोडर तो हम नेविगेट कर पा रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, बट एक सिंपल यूजर जिसको कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है तो वो नेविगेट नहीं कर सकता, नहीं। ठीक है, यूआरएल के थ्रू आप एज ए कोडर तो नेविगेट कर सकते हैं, बट एज ए यूजर जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो यूआरएल के थ्रू नहीं जा सकता है। तो मोस्टली वेबसाइट पे क्या देखते हैं हम लोग, एक हेडर सेक्शन होता है जहाँ पे हर एक पेज की लिंक दी गई होती है जिसको हम लोग मेन्यू बोलते हैं, नहीं ऐसे ही होता है। क्यों आकांक्षा जी, तो कैसे ये चीज कैसे करना होगा हमें, कैसे हम कर सकते हैं, इंटरफेस कैसे बना सकते हैं, ये बताएगा। ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता। एक बार फिर से पूछिए। मैंने क्या बोला कि अभी हमारे पास एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने का एक ही ऑप्शन है, जो कि यूआरएल में हम जाके यूआरएल चेंज करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करें। बट जनरली जो वेबसाइट आप देखते हैं वहां पे क्या होता है, हर पेज पे एक हेडर सेक्शन होता है जहाँ पे हर पेज की लिंक दी गई होती है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस पार्टिकुलर पेज पे चले जाते हैं। तो अगर हमें भी अपने वेबसाइट में हर एक पेज पर वैसा ही ऑप्शन देना है तो क्या करना होगा, कैसे कर सकते हैं, सर एंकर एंकर टैग का टैग के यूज थ्रू। करके। क्या कर सकते हैं, एंकर बोलिए। टैग का एंकर यूज टैग। करके। हाँ बोलिए, बोलिए आकांक्षा जी। सर एंकर टैग का यूज करके।
एंकर टैग का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, एंकर टैग कैसे यूज करेंगे बताओ, कहाँ पे यूज करें एंकर टैग? पहले तो एक हेडर हम भी तो बना सकते हैं अपने पेज पे, क्यों? बनवाएंगे हेडर। मैंने बताया था कुछ, सिमेंटिक एलिमेंट, वो सारी चीजें। कैसे बनेगा हेडर? अगर हमें इस होम पेज पे हेडर बनाना है जहाँ पे बाकी पेज की लिंक दी हो, तो कैसे बना सकते हैं वो यूआई? हेडर टैग का यूज करके हेडर बनाएंगे। हाँ तो बनवाओ। और उसमें प्रैक्टिस तो आप ऑलरेडी अब कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का काम है। नहीं, जो पहली बार था तो मैंने बता दिया, अब यहाँ पे बनाओ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हेडर सेक्शन बनाना है। तो जैसा कि हम सेमेंटिक एलिमेंट का यूज करने वाले हैं, तो हेडर एलिमेंट का यूज कर लेंगे हम लोग। नहीं, तो हेडर एलिमेंट का हमने यूज किया। अब इस हेडर एलिमेंट में हमें क्या करना है, वो सारे नेविगेशन मेन्यू दे देना है। तो सबसे पहले एक हेडर में एक जैसे कि हमारी वेबसाइट है, हर वेबसाइट पे एक लोगो होता है। लोगो बना लेते हैं। लोगो के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगो लोगो कैसे बना सकते हैं? लोगो के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक एंकर टैग लेके एक एंकर टैग में सिंपली हमारा जो भी लोगो होगा, अभी के लिए चलो हैश कर दे रहे हैं, बट अभी हम लोग ना एचरेफ देंगे। ठीक है, एचरेफ के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जस्ट लाइक लोगो है तो सिंपली अपना नाम लिख ले रहे हैं। क्लियर? ये तो लोगो बन गया। और देन उसके बाद हम बट अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो सिंपली हमारा क्या है, इंडेक्स पेज कैसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिख रहेगा कि यहाँ पे लोगो दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, नेविगेशनल मेन्यू भी बनाने हैं। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। नहीं, बट हमने क्या बोला था कि जब भी नेविगेशनल मेन्यू बनाए तो जैसे हेडर टैग है, हेडर टैग के अंदर ही हम लोग लोगो प्लस नेव टैग का यूज कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल ऐसे ही करते, नेव टैग जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, जितने भी नेविगेशनल मेन्यू बनाएंगे, ठीक है, जिस अलग अलग पेजेस के लिए जो नेविगेट करने वाले हैं, तो हम लोग उसको किस में रैप करेंगे, नेविगेशन नेव टैग में रैप कर लेंगे। ठीक है, नव टैग में क्योंकि हमें मल्टीपल नेविगेशन मेन्यू बनाने हैं, इसके लिए वो एक एक तरीके से आइटम है। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा था यूएल, ठीक है, कि हमें अन ऑर्डर लिस्ट बना लेंगे। अन ऑर्डर लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, एल आई का यूज करेंगे। कितने भी हम कितने पेज है हमारे पास, 3 पेज है, तो मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। नहीं, बेसिकली एल आई के अंदर हमें क्या करना है, 3 अंक टैग बनाने हैं। क्यों? ऐसा कुछ होगा। यही मैंने अभी क्या बोला था, सॉरी, ये हमेशा कंफ्यूज हो जा रहा है, क्यों? बट ऐसा नहीं है, बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें पूरे को। ठीक है, ऐसा कुछ होगा कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें अलग अलग पेजेस के लिए एंकर टैग बनाना, ताकि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर जाए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि अब अभी के लिए एचरेफ कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोग, बट भी देना है हमें। ठीक है, तो पहला हमारा जो नेविगेशन होगा वो होम पेज पे ही है। ठीक है, होम पेज हो गया। देन उसके बाद दूसरे के लिए हमारा क्या है, दूसरा कौन सा पेज है हमारा, अबाउट। अबाउट। तो अबाउट का जो है सिंपली कॉन्टैक्ट, कहाँ है, ओके, अबाउट पेज ऐसा ही है। बट अभी क्या होगा, ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग दिख रहा है। नहीं, बट अभी नेविगेशन के लिए हम क्या करेंगे, होम पेज पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे ही रहेंगे क्योंकि होम पेज है। बट कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट पेज पे नेविगेट कर जाए। बट अभी इस पर क्लिक करने पे ये एक
लिंक की तरह शो तो हो रहा है कि लिंक है, बट बेसिकली क्या है, जब भी किसी एंकर टैग पे ना हॉवर करते हैं, हॉवर बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जो भी कंटेंट है उसके ऊपर जब अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो उसको हॉवर स्टेट बोलते हैं। नहीं, इसके लिए एक इवेंट होता है, आगे जाके पढ़ेंगे भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में। बट हॉवर क्या है, एक उस एलिमेंट का स्टेट है। तो जब भी हम किसी एंकर टैग पे अपने कर्सर को हावर करते हैं तो वो बेसिकली ना ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट होता है कि इस, अब देखेंगे नीचे ही है, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि हावर करने के बाद हमारे ब्राउजर के वो राइट कॉर्नर पे देखिए, लेफ्ट साइड में डाउन नीचे, तो आपको क्या है, हावर करने के बाद एक लिंक दिख रही नहीं, बेसिकली जिसको यूआरएल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है, index.html। देन उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, हैश दिख रहा है, हैश का सिंबल दिख रहा है। नहीं, क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने href बेसिकली हमने इस पर क्लिक करने के बाद हम कहीं और नेविगेट इसलिए नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो हाइपर लिंक बेसिकली जिस रिसोर्स के पास हमें क्या करना है, नेविगेट करना है, उसका हमने पाथ तो डिसाइड किया ही नहीं, हमने बताया ही नहीं कि कहाँ पे आपको ने इस पेज से कहाँ किस पेज पे नेविगेट करना है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जहां भी हमें नेविगेट करना होता है उसके हमें href एट्रीब्यूट के अंदर, जिसको हम हाइपर रेफरेंस बोलते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, उस पेज की लिंक दे देंगे। तो लिंक कैसे प्रोवाइड करेंगे बताओ, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हमें href देना है, तो क्या करना होगा, कैसे होगा, सब पढ़े हो। देखो इसीलिए बोला कि बेसिक कितना जरूरी है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है ये सारी बताएं चीजें। सर, क्या करना होगा, बताएं हाँ बोलिए। सर। एक एक पहले तो एक लोग एक बताइएगा, दूसरे को दूसरा बताना दीजिएगा। हाँ जी बोलिए। सर होम में हम लोग को कांटेक्ट और अबाउट दोनों का देना है। नहीं नहीं, अभी इस लिंक को हम लोग, हमें क्या देना होगा, href। अभी जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यस। यहाँ पे अगर हमें href में एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो क्या कैसे हम लोग इस होम पेज पे नेविगेट करेंगे, इसमें क्या देना होगा हमें, ./index.html। क्या देना होगा, ./ डॉट स्लैश, हाँ, index.html। index.html। बेसिकली क्या है, ये एक पाथ है जो कि क्या बताता है कि जब भी इस एंकर टैग पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे नेविगेट करेंगे, इस index.html पे करेंगे। वैसे ही कॉन्टैक्ट पे अगर हमें करना हो तो क्या करना होगा, आकांक्षा जी बताओ, कौन होता है, प्रखर जी बताओ या, हाँ जी बोलिए आकांक्षा जी बताओ, इसके बाद प्रखर जी बता दो। तो कॉन्टैक्ट पेज पर वहां पे एड्रेस देंगे। हाँ तो क्या क्या एड्रेस क्या होगा वो बताओ ना। ./ हम्म, contact.html। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, हम पाथ बता रहे हैं, ठीक है। हर बार हमें डॉट स्लैश लगाने के लिए कहीं पे आपको डबल डॉट स्लैश लगाना है या फिर यस, फोल्डर का नाम वो देंगे। अलग फोल्डर तो में होगा बेसिकली हम फिर। क्या कर रहे हैं, इस रिसोर्स पे जाने के लिए, कॉन्टेक्ट पेज पे जाने के लिए, वहां तक का एक पाथ, बेसिकली एक रास्ता बता रहे, नहीं अपने ब्राउजर को कि आप ऐसे इस पाथ से नेविगेट करिए। तो अभी हम सिंपल, हमारा स्ट्रक्चर है तो हम लोग कॉन्टेक्ट, वैसे ही अबाउट के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपली डॉट लगा के, क्योंकि इसी सेम फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल है, नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल डॉट लगा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा है। नहीं, तो देखो आपका बेसिक कितना जरूरी है, और हमेशा ही आपको भी काम करने वाले हैं, नहीं हम लोग इस पे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, हमारा इंडेक्स पेज से अगर अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट पेज पे अगर क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग कहाँ पे नेविगेट हो गए, देखो कॉन्टैक्ट पेज पे। नहीं, वैसे ही आप बैक करते हैं, अगर अबाउट पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे नेविगेट हो रहे हैं, अबाउट पेज पे हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग नेविगेट हो पा रहे हैं, वैसा हमने अपना कंटेंट, अपने वेबसाइट का यूआई तो बना दिया। अब इसकी स्टाइलिंग सीएसएस से करेंगे कि ये जो हमारा नेव बार है बेसिकली वो तो एक लाइन एक रो में दिखे, मेनू जो भी है ये हॉरिजॉन्टली दिखे, ना कि वर्टिकली दिखे, ये सारी चीजें भी करेंगे। बट हमें क्या करना था कि वो जो फंक्शनैलिटी चाहिए थी मल्टी पेज बनाने के लिए, कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग नेविगेट कर सके,
उसके लिए हमने क्या किया, एक हेडर बनाया, हेडर के अंदर वो सारे पेज की लिंक दे दिया। तो अभी हमने क्या किया, इंडेक्स पेज पे ये हेडर बनाया, बाकी पेजेस के लिए भी हमें ये काम करना होगा, नहीं? सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कोड को कॉपी और पेस्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हर पेज के लिए, नहीं? ठीक है। तो वही सेम काम हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट पेज पे आके यहाँ पे भी एक हेडर बना देते हैं जहाँ पे वो लिंक सेम ही हो जाएगी, अबाउट पेज पे भी आके सेम काम कर दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हमें हर पेज पे, जैसे अब यहाँ से मैं अगर कॉन्टैक्ट पेज पे जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज पे, सॉरी सेव नहीं, ठीक, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेज पे भी हमें क्या दिख रहा है, ये लिंक दिखा, लिंक यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिंक के थ्रू अबाउट पेज पे नेविगेट हो सकते हैं या होम पेज पे नेविगेट हो सकते हैं। तो बेसिकली जो नेविगेशन है मल्टी पेज के लिए जो जरूरी होता है, अगर हमें मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है तो वो सारी चीजें, वो फंक्शनलिटी आपको दिख रही नहीं। तो अभी आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको इसमें ना दो तीन जो भी जस्ट लाइक एक एक और आपको पेज बनाना है जिसका नाम आप रखेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है? जहाँ पे आप अपने सारे प्रोजेक्ट की लिंक देंगे। तो प्रोजेक्ट एक आप पेज बनाइए, ठीक है, प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल करके। देन आपको क्या करना है, एक प्राइवेसी पेज बनाना है, क्योंकि प्राइवेसी जरूरी अगर आपको अपने वेबसाइट को पोस्ट करना है या फिर उस पर कोई भी फॉर्म बनाने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक प्राइवेसी पेज बनाना है, दो पेज आपको बनाने हैं, ठीक है, एक प्राइवेसी के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। बाकी अगर और दूसरा काम क्या है आपका कि इन सारे पेज पे जाके आपको क्या करना है, कंटेंट जो भी आपने HTML में बनाया है, ठीक है, HTML में पढ़ा है, जस्ट लाइक होम पेज आप बना रहे हो, तो होम पेज पे आइए, जहाँ पे आपको क्या करना है, पहला सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इमेज शो करवानी है हेडर के जस्ट नीचे। तो इमेज टैग का या फिर एक बैकग्राउंड वीडियो आप यूज कर सकते हैं, नहीं, एक वीडियो लगा सकते हैं आप, ठीक है। बैकग्राउंड में तो आप नहीं कर पाएंगे विदाउट CSS का यूज किए, बट एक वीडियो लगा सकते हैं या एक इमेज लगा सकते हैं। उस इमेज के नीचे आप क्या कर सकते हैं, हेडर मतलब H1 का यूज करके, H2 का यूज करके आप अपने बारे में अबाउट अस का पेज बना सकते हैं। देन उसके बाद आप, आपके पास क्या स्किल सेक्शन है, स्किल सेक्शन बना सकते हैं, जो सेक्शन का यूज करके जहाँ पे आप अपने स्किल के बारे में शो कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स नहीं। और देन नीचे आपको क्या करना है, एक कॉन्टैक्ट का सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस होम पेज को डिजाइन करिएगा, क्लियर? तभी हमें एक कॉन्सेप्ट समझना था वो कि मल्टी पेज अगर वेबसाइट बनाना है तो हमारे लिए क्या करना होगा कि अलग अलग पहले जितने भी पेजेस बनाने हैं अपने वेबसाइट में, इसलिए लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट में जाएंगे तो आपकी वेबसाइट का चार्ज जो लोग जो करते हैं ना, वो पेजेस के हिसाब से करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछा है कितने पेज की आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, नहीं? ठीक है। देन अगर आप बोलते हो कि मुझे 20 पेज की या 30 पेज की, इवन हम अमेजन पे जाओगे तो बहुत सारा पेज है, नहीं? तो पेजेस के हिसाब से ना वेबसाइट की प्राइस, नहीं, ठीक है, प्राइस होती है। तो आपको क्या करना है कि पेजेस बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं आप। अगर हमें उस पेजेस की लिंक हेडर में देना है, अगर ऊपर दिखाना है तो हम ऊपर दिखा सकते हैं, अगर हमें उसी पेज की लिंक अगर नीचे फुटर में दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के लास्ट में जो हेडर हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक सिमेंटिक एलिमेंट है जिसको हम फुटर बोलते हैं। फुटर में भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेसी पेज को आपको क्या करना है, इस फुटर में फुटर में आपको यूज करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एंकर टैग का यूज करके आपको सिंपली उस प्राइवेसी पेज जो भी आप बनाएंगे, ठीक है, उसका लिंक आपको देना है, ठीक है, क्लियर? वैसे आप चाहे तो प्रोजेक्ट की भी लिंक, प्रोजेक्ट ऊपर ही करिए, हेडर में करिए, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, फुटर में ये करना है आपको। तो फुटर बेसिकली सबसे नीचे दिखेगा, अगर आप होम पेज पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ है, अच्छा कॉन्टैक्ट पेज में भी है। तो होम पेज पे कहाँ पे हमने किया, अच्छा कॉन्टैक्ट पेज पे हमने किया, ठीक है। तो अभी हमारा देखिए कॉन्टैक्ट पेज पे क्या दिख रहा है, प्राइवेसी दिख रहा है नीचे, बट क्योंकि भी हमें कॉन्टैक्ट पेज में फुटर ऐड किया है तो इसलिए
सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज पे दिख रहा है, नहीं। तो अगर हम फुटर को भी हर एक पेज पे दिखाना चाह रहे हैं तो वहां पे जाके हमें अपने उस सेक्शन को ऐड करना होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं, कि यार यहाँ पे जो ड्राइव प्रिंसिपल जो है, ठीक है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे आप अपने कोड को ना बार बार रिपीट ना करिए। तो वो तो काम हो नहीं रहा, क्योंकि हमें सेम हेडर हर पेज पे जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, नहीं। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें सिंपली एक जगह पे हेडर बनाया और उसको सारे पेज पे जहां जहां हम चाहें उतना कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, या तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हेडर को बना के हर पेज पे क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, नहीं। या फिर बाकी जो लाइब्रेरी है जैसे नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ये सारा काम एक ही बार करके कंपोनेंट बना के बेसिकली हम लोग हर पेज पे रेंडर करवा सकते हैं, नहीं। तो हमें एक ही बार कोड करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, तो अभी बट उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, आपको बस मल्टी पेज बनानी थी तो आप अपने प्रोजेक्ट में ये काम कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट था कि हमें यूआरएल के बारे में, तो यूआरएल जैसा कि अभी आपने देख ही लिया कि यूआरएल क्या क्यों हमें जरूरी है, क्योंकि जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज पे या एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स तक अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना होगा, उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए उसका एक एड्रेस चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूआरएल बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो यूआरएल में आप देख रहे हैं मल्टी पार्ट है, पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे जस्ट लाइक 127.0.0.1, फिर उसके बाद कॉलन लगा के 5500/HTML /2 May 2025/contact.html, नहीं। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन कर लेते थोड़ा बहुत, ताकि आपको पता हो कि एक यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या होता है और उस स्ट्रक्चर में हर एक पार्ट का ना मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप ना यूआरएल को मैनिपुलेट कर सके, यूआरएल को समझ सके। तो बेसिकली इसलिए हमें ना अपनी यूआरएल को भी इनक्रिप्ट करना जरूरी होता है, अदरवाइज जो लोग थोड़ा समझदार होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके रिसोर्स को ना एक्सेस कर सकते हैं थ्रू यूआरएल। भले पेजेस आपने नहीं दिया है बट यूआरएल के थ्रू, जैसा कि भी हमने देखा, यूआरएल को चेंज करके हम अलग अलग रिसोर्स तक जा सकते हैं। तो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने यूआरएल को भी, तो आगे जाके भी देखेंगे कि कैसे हम अपने यूआरएल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी ना हमारे यूआरएल को एडिट ना कर सके। ठीक है, ओके। तो तो सबसे पहले यूआरएल जो है ऊपर उसी को लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 127.0.1:5500, ठीक है, /HTML/2 May 2025, देन उसके बाद क्या है, स्लैश, एक मिनट, तो ऐसा हाइड हो जाएगा तो इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो देन स्लैश क्या है, contact.html, नहीं, ऐसा ही है हमारा यूआरएल। तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे देख पा भी रहे हैं आप लोग कि इस पेज में ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को बनाने के लिए शुरू के ये जो हमारा ये नंबर में, हमारे यूआरएल में ये नंबर है, ये नंबर तो हमें नहीं पता है कि कहाँ से नंबर आ रहे हैं, बट जो ये HTML आ रहा है, देन उसके बाद 2 May 2025 आ रहा है, देन contact.html आ रहा है, ये आपको पता है, नहीं, कहाँ से आ रहा है ये सारी चीजें, हमारे जो प्रोजेक्ट की जो स्ट्रक्चर है, जो फोल्डर और फाइल का स्ट्रक्चर है, उसी से वो सारी चीजें आ रही, नहीं। जैसे कि अभी हम लोग जो अपने पेज को लाइव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि HTML फोल्डर है, ठीक है, जो कि ये HTML हमारा स्लैश लगाने के बाद HTML आ रहा है, देन उसके बाद हमारा 2 May 2025, जो कि ये स्लैश लगाने के बाद है,
देन कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल जो फाइल का नाम है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग दिख रही है आपको, स्ट्रिंग के बारे में तो आपको पता चल रहा है, बट कि कहाँ से वो आ गया, बट ये सारी चीजें जो यहाँ तक है, ये जो नंबर में दिया है, ये सब कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा, कोई एक्सप्लेन करे? हाँ जी, कभी कभी पढ़ा हो तो बताओ। कोई भी। डीएनएस के थ्रू, डोमेन नेम डीएनएस सिक्योरिटी। के थ्रू, ओके, ठीक है। और कोई जिसको भी लगता है कि कुछ एक्सप्लेन कर सकता है, करो। क्योंकि आप जब एक्सप्लेन करोगे तो फिर मैं करूँगा तो फिर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी आइडिया हो, कभी भी आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो, जाना हो, तो बता सकते हैं कि ये नंबर बेसिकली कहाँ से आ रही है। ये स्ट्रिंग जो भी है वो तो हमें सब पता चल गया कि ये बेसिकली हमारे फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है या फिर फाइल जहाँ पर रखी गई है, उस इस फाइल तक पहुँचने के लिए जो भी पाथ है, उस पाथ का ये सारी चीजें नहीं, बट ये नंबर क्या है, वो सब चीजें क्या है, वो बताना है आप, इसका मतलब। नहीं बताओगे? क्यों? आकांक्षा जी, एक काम करें सर और एक, आईपी एड्रेस तो नहीं? हाँ जी, आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस सही, आईपी एड्रेस ही है, बट किस चीज का आईपी एड्रेस है? अ, अभी देखिए ना, एक पार्ट और है, अगर मैं इस यूआरएल पे क्लिक करूं तो बेसिकली ना एक चीज आपको और दिखेगा, तो या फिर मैं इस यूआरएल को कॉपी करूं, अगर देखते हैं, अगर एच टी एम एल बेसिकली हर यूआरएल इसमें है नहीं, ये आ नहीं रहा, क्योंकि हमारा कनेक्शन सिक्योर नहीं है। बट आप जब भी देखते होंगे तो यूआरएल के पहले ना एक चीज और ऐड हो जाती है, वो क्या होता है, एच टी टी पी या फिर समथिंग, नहीं जिस ऐसा आपने देखा होगा, एच टी यस टी सर। पी यस कॉलन स्लैश स्लैश, नहीं देन फिर उसके बाद ये नंबर आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक अलग पार्ट है, ठीक है, इसको डिस्कशन करना है, देन ये एक अलग पार्ट है, सॉरी, देन फिर ये एक अलग पार्ट है, ये एक पूरा अलग पार्ट है, और देन फिर लास्ट वाला जो है वो एक अलग पार्ट है। तो हर पार्ट का ना अलग अलग मीनिंग है, और ये अभी भी ना पूरी एक डिटेल यूआरएल नहीं है। तो पहले इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे पास ये यूआरएल है, देन फिर एक ना एग्जांपल लेंगे डिटेल यूआरएल्स का, जहाँ पे और भी सारे सेक्शन इसमें ऐड हो जाते हैं। तो यूआरएल देखो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूआरएल तो आपको बनाने ही पड़ने, किसी भी रिसोर्स तक पहुंचने के लिए आपको यूआरएल का तो यूज करते ही हैं। तो कैसे हम अपनी यूआरएल को सिंपली थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, या अपने यूआरएल को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जानेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, नहीं? तो साइबर सिक्योरिटी जब आप पढ़ोगे, फिर अपने वेबसाइट को सिक्योर बनाना चाहेंगे, तो फिर आपको ना ये सारा चीज पढ़ना ही पड़ता है। तो जनरली अभी आइडिया रहेगा आपके पास तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं? सो बताइए, आईपी एड्रेस आपने सही बोला, ये आईपी एड्रेस है, बट किसका आईपी एड्रेस है ये जो नंबर है, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस है ये, ठीक है। क्या है ये? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली होता है, एड्रेस होता है, जो कि हमारे किसी भी पार्टिकुलर कंप्यूटर का ना एक एड्रेस होता है। जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो उस कंप्यूटर का पार्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे कि एग्जांपल, आपका घर है, तो आपके घर, किसी का भी घर होता है, उसका एक एड्रेस होता है, कि अगर हमें उसके घर पे पहुंचना है तो हमें क्या करना होता है, हमें उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है, किसी भी पार्टिकुलर कंप्यूटर का एड्रेस है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोल रहे हैं। क्यों? ऐसे ही है, यस सर। नहीं? तो बताओ, ये किस, ठीक है, आईपी एड्रेस है, बट किसका आईपी एड्रेस है? आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे कि अभी मैं लिखूं कि google.com, नहीं? अब जैसे आप देखते हैं, अब जाते हो कंप्यूटर अपने ब्राउजर पे, आप सर्च कर लेते हो google.com, बट google.com एक्चुअल एड्रेस नहीं है, ये तो एक ह्यूमन रीडेबल एड्रेस,
तो बेसिकली जो हमारा ब्राउजर होता है ना, कि गूगल पे जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो इस नाम से नहीं भेजेगा, बल्कि क्या करेगा, पहले तो गूगल के आईपी एड्रेस को गेट करेगा। नहीं, पहले इसको फाइंड करेगा कि गूगल का एक्चुअली में आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे जाइए। फर्स्ट डे हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि जब भी हम लोग अपने अ, किससे, अपने ब्राउजर से ही तो रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्यों, रिक्वेस्ट किससे जाती है? आप अपने ब्राउजर से किसी पर्टिकुलर सर्वर, जिस भी वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हो वहां पे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उस जिस भी वेबसाइट को हम एक्सेस करना चाहते हैं, हम उस वेबसाइट का डोमेन नेम डालते हैं। बेसिकली इसको हम google.com, क्या है, एक डोमेन नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम बोलते ही नहीं। ठीक है, क्या है ये, गूगल का डोमेन नेम है। नहीं, बट ये डोमेन नेम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? ये एक्चुअली में कहने को तो ये क्या है, गूगल का एड्रेस है, गूगल के सर्वर जहाँ भी उस गूगल की वेबसाइट रखी गई है उसका ये एड्रेस है। बट ये एड्रेस बेसिकली ह्यूमन रीडेबल है, इसको हम याद कर सकते हैं, इसलिए ये बेसिकली ये आपको स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है। बट एक्चुअल में उस कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में। नहीं, ठीक है, बेसिक तो पढ़ा है सब सीएस के ही तो, इतना तो यस। जानती है ना। तो बेसिकली आईपी एड्रेस देखा जाए तो अभी IPv6 चल रहा है। बट IPv, ये जो एड्रेस है IPv4 का है, जिसमें क्या होता है, इसमें n.n.n.n, बेसिकली ये जो नंबर है ये 0 से लेकर 255 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस है। तो हर इतने सारे आईपी एड्रेस, क्योंकि टोटल वी वी फोर जो आईपी एड्रेस है, क्योंकि 0 से लेकर 256 के बीच में होगा, तो बेसिकली 2 की पावर 8 बाइट बेसिकली है। तो इसको मल्टीप्लाई अगर 4 से कर लेंगे आप, 2.0, 2 की पावर 8, 2 की पावर 32 होगा। तो इतने ही आईपी एड्रेस थे B4 के अंदर, जो कि ऑलरेडी आज सब खत्म हो चुके हैं। तो अभी क्या है, B6 आ गया है। तो B6 में बेसिकली क्या है, क्या होता है, कितने बाइट होते हैं B6 में, कोई बताएगा? पढ़ा ही नहीं, कोई नहीं बताएगा। जैसे इसमें अभी आपको क्या दिख रहा है, कि ना 4 बाइट का एड्रेस होता है। बाइट बेसिकली समझते हैं ना, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? क्यों? 8 बिट। 8 बिट नहीं, तो ये कितने कितने बिट हो गया ये, अगर देखा जाए ये एक एक बाइट, मतलब 4 बाइट का एड्रेस होता है B4, तो टोटल कितने बिट हो गया ये? 32। नहीं, 8 4 जब अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही तो आएगा। ठीक है, तो जो V4 एड्रेस होते हैं वो कितने 32 बिट्स के होते हैं। बट जो V6 अभी करंटली रनिंग, अगर आप किसी के आईपी एड्रेस देखेंगे, अगर आप जाके देख सकते हैं, पिंक कमांड, अभी टर्मिनल हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप किसी के डोमेन को ना आप लीजिए, आप भी लुकअप जाके आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे ना उसके डोमेन नेम google.com डालेंगे तो वहां पे ना उसका आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग वो नहीं जानते हैं अब, क्योंकि अभी ये ना पढ़ना ही है हमें। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो हम लोगों ने पिछली बार पिछले सेशन में हम लोगों ने एक क्लास लिया था जहाँ पे हम लोग ये डिटेल में डिस्कशन किया था। बट अभी करने की जरूरत नहीं, बैकएंड में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डिटेल में, जब ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे तो। बट अभी हम लोग क्या करना है, यूआरएल डिस्कशन करने वाले थे। ठीक है, तो यूआरएल में बेसिकली हमें क्या करना है, जैसा कि इन्होंने आकांक्षा जी ने बताया कि ये क्या है, एक आईपी एड्रेस है। तो क्या होता है कि जब भी ये आईपी एड्रेस बेसिकली ना किसी न किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर का ही है, किसी न किसी पार्टिकुलर लोकेशन का है, सर्वर का है। तो बेसिकली ये ना हमारे ही कंप्यूटर में हमने क्या किया है, कि जो हमारा ये जो एड्रेस है, जो हमारा लोकल होस्ट है, नहीं, तो अब इसके जगह पे ना लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, लोकल होस्ट
जैसा कि google.com का आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही हमारा लोकल होस्ट, या तो आप लोकल होस्ट लिख लीजिए, या तो लोकल होस्ट की जगह पे आप ये आईपी एड्रेस का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो बेसिकली हमारे इस लोकल होस्ट का ना ये आईपी एड्रेस है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बेसिकली हमारा लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है, नहीं, जो कि बेसिकली क्या है कि जहाँ पे हमारा ये जो एप्लीकेशन है, नहीं, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल जो रिसोर्स कहाँ पर रखा गया है, इसी लोकल होस्ट के कंप्यूटर भी तो रखे हैं जिसको हम देख रहे हैं। तो जो भी जिस भी सर्वर पे हमारा अब रिसोर्स रखा गया होता है, उसका ये एड्रेस होता है, नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं बेसिकली, नहीं, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बताओ। नहीं पता? चलो, तो ठीक है, बट ना देखो, अब हम लोग कितना पढ़ लेते हैं, बट बेसिक चीज ही नहीं जानते हैं, नहीं। और लोगों को क्या लगता है, फिर सोचते हैं लोग कि यार प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन रहे हैं, नहीं, या फिर जॉब अच्छी क्यों नहीं। बेसिकली क्या है ना, हमारा फंडम आगे जाके आप कैसे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, नहीं, जब आप यूआरएल बेसिक चीज ही नहीं जान रहे हैं आप, नहीं। आगे आप बैकएंड पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं है कि आईपी एड्रेस, नहीं, आईपी एड्रेस में भी कई सारी कैटेगरी होती है, नहीं, ABCDE, आप वो आपको बेसिक नहीं पता है, अभी आपको पोर्ट नंबर क्या क्या होता है वो नहीं पता है, नहीं, नेटवर्क लेयरिंग तो छोड़ ही दो, अभी आपको जब यूआरएल के बारे में नहीं पता है तो फिर वो ऐसा ही मॉडल, वो सारी चीजें क्या ही पढ़ो, बट पढ़ो आप, नहीं। अगर आप कंप्यूटर देखिए, अगर आपको सिर्फ सिंपल आसान 20 25 40 50 हज़ार रुपया कमाना है तब तो ठीक है, वेब डेवलपमेंट, बट आपको ना डेवलपर बनना है तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना है अभी, नहीं। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए, बट मेहनत लगेगी, टाइम, इसलिए मैंने बोला हम लोग डिटेल में तो पढ़ने ही वाले हैं, बट साथ ही में आपको ना बाकी चीजें जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है, जो कि ऑलरेडी आपकी क्लास आपकी बीटेक में पढ़ाया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं नेटवर्किंग नहीं पढ़ाया पढ़ाया या आदित्य जी भी नहीं पढ़ा दिया गया है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दिया गया है, बट आप नहीं पढ़े हो, नहीं, सही है। चलिए, तो देखिए बेसिकली क्या है, ये जो यूआरएल का स्ट्रक्चर, मैं अभी जनरली, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बट डिटेल में ना पढ़ने की चीज है ये, आप ट्राई करिएगा। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब भी दो एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली कम्युनिकेशन का मूड क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा, नहीं, जो भी मेथड होगा, बेसिकली सारा रूल्स बेसिकली ना इस प्रोटोकॉल में हम डिफाइन करते हैं। तो HTTPS बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि जो एप्लीकेशन है, जो बेसिकली जो रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है, बेसिकली एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन के लिए ना हम अलग अलग टाइप का प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, जब हम बेसिकली वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम बेसिकली जनरली या तो HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं या तो HTTPS करते हैं। HTTPS जो होता है बेसिकली HTTP का एक सिक्योर वर्जन है। ठीक है, जिसमें TCP आप SSL यूज कर लेते हैं तो ये सिक्योर हो जाता है, हमारे यूआरएल को, हमारे जो हेडर जाता है, रिक्वेस्ट जाता है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है, ताकि कोई भी बीच में उसको ना एक्सेस ना कर सके। नहीं, अगर प्लेन सिर्फ आप HTTP प्रोटोकॉल के साथ ही अगर आप भेजते हैं तो कोई भी आपकी रिक्वेस्ट को बीच में नहीं एक्सेस कर सकता और आपकी रिक्वेस्ट को देख सकता है और फिर उसको डाइवर्ट कर सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई एक्सेस कर भी लेता है, क्योंकि इंटरनेट क्या है, पब्लिक है, नहीं, पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इंसान इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, और क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू ही नहीं नेविगेट करता है, तो हम क्या कर इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको हम इनक्रिप्ट कर दें। हम लगा देते हैं SSL सर्टिफिकेट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो हमारा रिक्वेस्ट होता है वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। तो कोई भी अगर कोई इसको एक्सेस भी कर लेता है तो वो प्लेन फॉर्मेट में होता नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए जनरली आप देखते हैं जब भी वेबसाइट पे HTTPS नहीं होता है तो उस वेबसाइट पे ना
ऑलरेडी हमें ब्राउजर एक सजेशन दे देता है कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके का अपना कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना, अपना बेसिकली अपना क्रेडेंशियल ना फीड करें, इसलिए उस वेबसाइट पे किसी तरीके का ना कोई भी अपना कंटेंट जिसमें आप अपने क्रेडेंशियल को ना दे रहे हैं एज ए यूजर, नहीं देना चाहिए, जहाँ पे HTTPS वेबसाइट पे अप्लाई ना हो, नहीं, ठीक है, वो नॉन सिक्योर वेबसाइट होती है। तो ये याद दीजिएगा आप लोग। अब नहीं, कोई अगर वेबसाइट है तो जब उस पर HTTPS नहीं होता ना, तो देखिए उसके आगे ना आई टाइप का आपको बना हुआ दिखेगा। बट अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो कि सिक्योर HTTPS लगा हुआ है, अगर जैसे कि अभी मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊँ, जस्ट लाइक गूगल पे ही जाते हैं, तो क्या होगा कि google.com, तो ये देखिए इसके आगे ना जब भी हम इस पे करेंगे तो इसके URL के आगे देखिए आपको HTTPS दिख रहा है आपको, नहीं? अगर इस पे हम क्लिक करें तो बेसिकली ना आइकन आता है, लॉक लॉक का आइकन है, कनेक्शन इज सिक्योर लिख के भी आ रहा है, नहीं? क्योंकि ये यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, HTTPS। अगर ये HTTP होता तो नॉन सिक्योर होता, मैं ब्राउजर खुद भी सजेस्ट कर देता है। बट एज ए सिंपल यूजर ना लोगों को पता नहीं होता है कि यार इसका भी क्या मतलब है। बट अब कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो आज के बाद जब भी किसी वेबसाइट पे आप जाके ब्राउजिंग करते हैं तो ये जरूर देखा करिए कि वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, प्रोटोकॉल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल बोल रहे हैं, सॉरी, इसको तो मैंने देन सेकेंड को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड जो हमारा है, जो कि जनरली ऐसा नहीं होता है, अगर आप चाहें तो इस डोमेन नेम के पहले ना आप सब डोमेन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि डोमेन नेम के पहले आप कुछ भी blog.google.com या फिर जैसे गूगल के जो बाकी प्रोडक्ट हैं, तो डोमेन नेम जो google.com उससे पहले उस प्रोडक्ट स्पेसिफिक ना हम सब डोमेन जिसको हम बोलते हैं। बट अभी चलो उसका एग्जांपल लेंगे, बट अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, हमारा डोमेन नेम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, याद रखिए ये पहला हमारा प्रोटोकॉल हो गया। दूसरा क्या है हमारा, ये डोमेन नेम, ठीक है, सॉरी, डोमेन नेम। देन उसके बाद हमारा ये जो थर्ड पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर। इसका रोल क्या होता है, आप समझिए कि जब भी ना कोई भी वेबसाइट किसी भी सर्वर, बेसिकली सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर ही होता है। बट एक कंप्यूटर पे ऐसा तो नहीं एक ही एप्लीकेशन रन हो रहा होता है, नहीं, जैसे कि अभी हम लोग अपने लैपटॉप में ऐसा तो नहीं है ना कि हम अगर मान लो क्रोम ब्राउजर, क्रोम क्या है, एक एप्लीकेशन ही है, तो अगर हमने क्रोम को ओपन किया है तो उसके साथ में हम कोई और एप्लीकेशन नहीं ओपन कर सकते, मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करते हैं। बट हर एक एप्लीकेशन क्या होता है ना, अलग अलग पोर्ट पे रन करता है, नहीं, सर्वर हो सकता है लोकल होस्ट ही हो, नहीं, बट पोर्ट नंबर सबका अलग अलग होगा। सेम पोर्ट पे अब दूसरा अगर हम कोई भी एप्लीकेशन रन करेंगे तो सेम पोर्ट पे नहीं रन करेगा, उसके पोर्ट नंबर चेंज हो जाए। तो बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक आप एग्जांपल के लिए समझिए कि डोमेन नेम ना, अपार्टमेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्लियर, या फिर जस्ट लाइक चलो आपके घर का ही देखते हैं, किसी ऑफिस का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑफिस में अगर आपको उस ऑफिस पे जाना है तो हम क्या करते हैं, ऑफिस का एड्रेस डालते हैं। बट ऑफिस में भी तो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, नहीं, नहीं समझे, कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी ऑफिस में विजिट करना है, मान लीजिए सपोज दैट आप अपने कॉलेज के ही ऑफिस ले लो अपनी, कि आप अपने कॉलेज के ऑफिस में जा रहे हैं, तो कॉलेज जा रहे हैं, अब जहाँ पे किसी न किसी काम से आप जा रहे हैं, तो पहले तो आप कॉलेज जाएंगे, फिर कॉलेज में भी फिर आप क्या करेंगे, किस डिपार्टमेंट में आपका काम, नहीं, डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे, अलग अलग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है, बट कॉलेज एक ही है, उसमें डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सर्वर एक ही है, बट वहां पे अलग अलग एक तरीके से बोल सकते हो विंडो है, जहाँ पे हर एक विंडो पे अलग अलग काम होते हैं, नहीं। अब एक सर्वर पे एक कॉलेज में मल्टीपल जैसे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, एक ऑफिस में मल्टीपल ब्रांचेज हो सकती हैं, मल्टीपल कैटेगरी हो सकती है काम करने की। वैसे एक सर्वर में मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो सकते हैं, मल्टीपल मतलब एक दो नहीं, हजारों एप्लीकेशन रन हो सकते हैं, नहीं, अभी दिखाएंगे कि मेरे सर्वर पे, इसलिए अब चाहे तो आप देख सकते हैं अपने भी, नहीं,
ऑलमोस्ट हमेशा ना 200-300 एप्लीकेशन तो रन होते ही रहते हैं, कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके रन हो रहे होते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो पोर्ट नंबर बेसिकली क्या है कि हमारे एप्लीकेशन का एड्रेस, ठीक है, एप्लीकेशन जिस कंप्यूटर के जिस हिस्से में, जो सर्वर के जिस हिस्से में रन हो रहा है, उसका एड्रेस है, जहां पे हमारे रिसोर्स को रखा गया है, फिर हमारे जो भी हमारा रिसोर्स है, ठीक है, इस कंप्यूटर के इस पार्ट में हमारा हमारा रिसोर्स रखा गया, नहीं तो उसका एड्रेस है जिसको हम पोर्ट नंबर बोलते हैं। जो कि हमारे टीसीपी वाले, अगर आप वैसा ही मॉडल पढ़ेंगे तो टीसीपी वाले सेक्शन में हमें क्या मिलता है, ये पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन मिलता है। और जो हमारा डोमेन नेम होता है वो हमारा किस में होता है, नेटवर्क लेयर में हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। नहीं पढ़ेंगे भी और डिटेल में। समझ में आ रहा है? पोर्ट नंबर का काम क्या है कि एक ही सर्वर पे, एक ही डोमेन पे मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो सकते हैं। तो हर एक एप्लीकेशन सर्वर सेम हो सकता है, बट उसका बेसिकली डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, जिसको हम पोर्ट नंबर के थ्रू जानते हैं। नहीं, पोर्ट नंबर समझ में आ गया आपको? याद रहेगा? देन बाकी उसके बाद क्या है हमारा, ये फाइल, हमारा रिसोर्स तो कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल के अंदर रखा हुआ है, बट वहां तक पहुंचने के लिए इस पाथ का हम यूज कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पाथ बोल देंगे। नहीं, ये जो हमारा एच टी एम एल स्लैश टू में ये हमारा क्या है, पाथ है। और बाकी ये जो हमारा एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल फाइल है, वो तो फाइल ही है, रिसोर्स ही है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो मोस्टली अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक यूआरएल में चार पार्ट हमने भी देखा। पहला प्रोटोकॉल, दूसरा हमने क्या देखा, डोमेन नेम, थर्ड उस डोमेन नेम के साथ साथ हमें पोर्ट नंबर भी मेंशन करना होता है। बट बाय डिफॉल्ट आप जब कोई डोमेन नेम लिखते हैं तो वहाँ पे पोर्ट नंबर, जैसे हमने google.com लिख दिया था, उसके आगे पोर्ट नंबर तो डाला ही नहीं था। क्योंकि जब भी आप HTTPS कॉल करते हैं, नहीं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमारा ये जो ब्राउजर होता है HTTPS कॉल पे, क्योंकि यहाँ पे कोई HTTPS कॉल नहीं किया, नहीं देखना, अब यहाँ पे कोई HTTPS कॉल नहीं है। ये तो मैंने अभी एग्जांपल के लिए बता दिया था। हमने जब भी HTTPS प्रोटोकॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, 443 होता है, जिसको हमारा ब्राउजर ना मेंशन करने की, तो वहाँ ब्राउजर अपने आप उस रिक्वेस्ट में ऐड कर देता है। या HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं तो 43 होता है पोर्ट नंबर। तो अभी क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लाइव किया था, तो यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का प्रोटोकॉल नहीं था, इसीलिए यहाँ पे 5500 आपका दिख रहा है आपको, क्योंकि लोकल होस्ट पे हम रन कर रहे हैं। क्लियर? नहीं समझे? किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन? सर अभी हम लोग उसमें HTTPS कैसे लगा सकते हैं? कैसे ले लगा सकते हैं? यस सर। नहीं, इस ये बेसिकली ना HTTPS अभी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर का यूज करेंगे। बाकी HTTPS तो के लिए आपको ना SSL सर्टिफिकेट होता है, जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं तो बेसिकली जिस भी सर्वर पे आप करते हैं ना, वो आपको ये सर्टिफिकेट दे देता है। ठीक है? यस सर। अभी हम लोग इसे गिटहब पे करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मोस्टली आप फ्री ही होता है ये, बट आप ना, अगर आप बहुत एडवांस वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इसको पेड भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि और भी वो सिक्योर होता है, कुछ और भी आपको फंक्शनैलिटी मिल जाए। बट मोस्टली आपको ना किसी जगह पे आप चाहे वर्सल पे डिप्लॉय करिए, नहीं चाहे कहीं पे भी करिए, आपको ना अपने आप को फ्री में सर्टिफिकेट मिल ही जाता है। ठीक है, या फिर बेसिक आप होस्टिंग भी परचेज करते हैं तो भी। ओके, तो आई थिंक यूआरएल आपको समझ में आ गया कि कुछ और डिस्कशन करना है इसमें। चलिए एक ना एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने वहां पे देखा। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि यूआरएल, अगर हमें कोई भी चीज टाइप करना है यूआरएल में, अगर हमें मान लीजिए गूगल कैलेंडर पे जाना है, नहीं, ठीक है, गूगल का अपना कैलेंडर भी है। तो अगर गूगल कैलेंडर अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो अभी देखिए ना क्या कैसा यूआरएल हमारा टाइप हो रहा है, अब वो आप देखिए। सॉरी, क्या? तो अभी देखिए, मैं अभी हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था
ये यूआरएल है, किसका है यूआरएल है? गूगल कैलेंडर की वेबसाइट पे जाने के लिए ये यूआरएल है। नहीं, अब ये यूआरएल कुछ आपको अलग ही दिख रहा है। नहीं, पहला देखिए, पहले जो हमने प्रोटोकॉल यूज किया था HTTPS, वो तो दिख रहा है आपको, बट google.com के पहले क्या दिख रहा है? कैलेंडर। लो, यही तो है। अगर यस। इसको कॉपी करें कहीं पे पेस्ट करके ना, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे करें? चलो एक काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा, ये हम लोगों ने भी जब गूगल कैलेंडर पे हम लोग गए थे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको बहुत सारी चीजें ना दिख रही है इस यूआरएल में। इस यूआरएल को आप कैसे हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, पहला पार्ट क्या है, कोई बताएगा? क्या बोला था हमने वहां पे भी, पहले पार्ट को, इसको? डोमेन नेम। क्या बात है, इतना जल्दी सर बोल यार। HTTP से प्रोटोकॉल। प्रो, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नहीं, बस आप लोग सुन रहे हो, कहीं नोट्स कहीं लिख तो रहे नहीं हो, हमें पता है। ठीक है, प्रोटोकॉल। देन मैंने क्या बोला था, ये हमारा क्या है, इसको हमने क्या बोला था, डोमेन नेम। डोमेन नेम। बट हमारे यहाँ वहाँ पे क्या दिख रहा था, ये बेसिकली एक किस फॉर्मेट में दिख, IP एड्रेस दिख रहा था। आईपी एड्रेस नहीं, क्योंकि ये जो डोमेन नेम होता है, हम हमारे आपको ना याद रखने के लिए यूज किया जाता है, ताकि आप इजीली ना हमारे बेसिकली उस रिसोर्स तक पहुंच पाए। बट आईपी एड्रेस को याद करना काफी टफ होता है। बट एक्चुअली में अंडर द हुड क्या होता है कि ये google.com, इसका एड्रेस एक्चुअली में, इसके सर्वर google.com नहीं, बल्कि उसका आईपी एड्रेस ही होता है, जो कि n.n.n. के रूप में, जैसा कि अभी हमने देखा था, या तो IPv6 या IPv4 का यूज करके ही वो एड्रेस होता है। अब ये चीजें कैसे कॉन्फ़िगर होती है, बेसिकली इसके लिए जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा जो ब्राउजर होता है, गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजता, बल्कि क्या करता है, डीएनएस नाम का एक सर्वर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही बोल लीजिए। तो हमारा ब्राउजर सबसे पहले उस डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर जिसको हम बोलते हैं, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर वो डोमेन नेम सर्वर जो एप्लीकेशन होता है बेसिकली, वो क्या करेगा, google.com को कन्वर्ट करके किसमें, आईपी एड्रेस में सेंड करेगा। फिर देन उस आईपी एड्रेस के साथ हमारा जो ब्राउजर होता है, गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, क्लियर? तो वो हमने डिस्कशन कर लिया था, शायद उस दिन डीएनएस नहीं किया था, कोई बात नहीं, आगे फिर से करेंगे ही। कि हमारा जो भी ब्राउजर होता है बेसिकली, जब भी इसको रिक्वेस्ट भेजना होता है इस गूगल के सर्वर को, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, google.com, तो बेसिकली जब भी यहाँ पे हम google.com टाइप करते हैं अपने अपने वेबसाइट में, तो हमारा जो ब्राउजर होता है ना, वो क्या करता है, पहले एक दूसरे सर्वर को भेजता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनएस। इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, किस नाम से, कि इसका इसका आईपी एड्रेस बताओ, किसका, google.com का। तो देन हमारा ये जो डीएनएस सर्वर होता है, ये क्या करेगा, google.com का आईपी एड्रेस, जैसा कि अभी आपने देखा, मान लीजिए सपोज 1.2.3.4 ये आईपी एड्रेस है, सपोज एग्जांपल के लिए। तो इसको सेंड करेगा। देन फिर हमारा जो अब हमारा जो लैपटॉप बेसिकली, जिसको हम ब्राउजर बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर किसको, इस गूगल को, किसके साथ, इसके साथ नहीं, कि आप 1.2.3. जो आईपी एड्रेस है, कि इस एड्रेस पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। देन फिर गूगल का सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो कुछ ऐसा ही आर्किटेक्ट होता है बेसिकली, अगर पीछे देखा जाए, बैकएंड में देखें तो। बट अभी उतना डिटेल में छोड़ो। तो समझ में आया कि आईपी एड्रेस, डोमेन नेम ही क्या हमारा होता है, डोमेन नेम हमारे लिए होता है एज ए ह्यूमन, बट एक्चुअली में मशीन का एड्रेस जो होता है, वो आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में होता है, और उसको रिजॉल्व किसके थ्रू किया जाता है, डोमेन नेम सर्वर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, चलो, तो बताओ, ये हम लोग अभी क्या किया, दूसरा बताओ आप। तो हमने क्या बताया था पिछली बार, हमारे एग्जाम्पल में था नहीं, कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है,
इसको मैंने पिछली बार बताया, बट वहां पे हमारे पास एग्जाम्पल, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं सब डोमेन। क्या बोलेंगे? ठीक है, सब डोमेन। ठीक है, सब डोमेन का हम यूज तब करते हैं ना, जैसे कि हमारे बेसिकली जो वेबसाइट है, ठीक है, उसका एक्चुअल एड्रेस तो डोमेन है, बट इसमें कई सारे कैटेगरी, जैसे कि google.com जो वेबसाइट है, बेसिकली एड्रेस जो है जिसको लोग जानते हैं, बट गूगल के कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली ना, तो गूगल क्या करता है कि एक ही वेबसाइट में सारा कंटेंट रखने से बजाय वो अलग अलग वेबसाइट बनाता है, फिर उसको ना एक नाम दे देता है। नाम में बेसिकली इस डोमेन नेम के आगे सब डोमेन लगाने के से क्या होता है, एसईओ में भी बेनिफिट होता है। दूसरा चीज क्या होता है, लोग अगर गूगल पे भी जाके इजिली यहाँ पे नेविगेट कर जाते हैं। तो और ये डोमेन नेम परचेज करने की जरूरत नहीं, जब भी आप एक डोमेन नेम खरीदते हैं उसके साथ फ्री में आप हर एक डोमेन नेम प्रोवाइडर क्या करता है, फ्री में अपना, क्योंकि डोमेन नेम पैसे से हम खरीदते हैं, चाहे आप GoDaddy किसी से भी आप परचेज करते हैं, जैसे google.com आप अपना नाम रखना चाह रहे हैं अपने वेबसाइट का, तो आपको इसको परचेज करना पड़ता है। बट आप उसके साथ ना फ्री में आप सब डोमेन जितना भी चाहे उतना यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली दो फायदा, पहला तो दूसरा पैसा नहीं देना है, दूसरा चीज क्या है, एसईओ में इसका बेनिफिट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब डोमेन। ठीक है, सब डोमेन जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड का हो, आप मल्टीपल वर्ड का सब डोमेन यूज कर सकते हैं, जो भी आपको करना। नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी, मतलब बेसिकली लेटर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, जो भी करना चाहे। नहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वर्ड आप यूज कर सकते हो सब डोमेन के रूप में, जितना भी बड़ा नाम चाहे उतना बड़ा नाम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये डोमेन नेम से पहले यूज होता है। क्लियर? इसीलिए जहां पे भी आपको फ्री में होस्टिंग मिलती है ना, तो वो होस्टिंग प्रोवाइडर क्या करता है, आपको ना सब डोमेन प्रोवाइड करता है कि सब डोमेन में आप अपना नाम डाल लीजिए, ताकि एक्चुअल जो एड्रेस होता है जो उस होस्टिंग प्रोवाइडर होता है, जैसे भी गिटहब पे हम लोग करेंगे, तो गिटहब आपको अपना होस्टिंग देगा, तो गिटहब आपका डोमेन होगा, डोमेन उसका जो भी एड्रेस है उसके सर्वर का, उसमें आप अपना सब डोमेन क्रिएट कर लेंगे, जस्ट लाइक अपना जो भी नाम का अपनी वेबसाइट रखना चाहते हैं। तो सब डोमेन समझ में आया आपको? देन जैसे मैंने आपको क्या बताया था, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ तक जो भी स्लैश स्लैश लगा कर किया जा रहा है, क्या बोलते हैं, पाथ। पाथ। यस। ठीक है, बट यहाँ पे ना एक चीज आपको और दिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क लगाकर PLIA इक्वल टू 1 इक्वल टू समथिंग, ऐसा कुछ दिया गया है। नहीं, ये आपको नहीं वहाँ पता था, बट इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं बेसिकली ना। ये क्या होता है कि जब भी URL में ना कुछ फिल्टर आप करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो सपोज दैट इस पाथ पे मल्टीपल, जैसे कि आप मान लीजिए सब अमेजन पे जाते हैं, अमेजन के प्रोडक्ट पेज पे जा रहे हैं, नहीं, तो प्रोडक्ट स्लैश लगा के, प्रोडक्ट पे तो कई सारे टाइप के प्रोडक्ट है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे ना सिर्फ लैपटॉप वाला जो प्रोडक्ट लैपटॉप है बस वही प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो बेसिकली हम क्वेश्चन मार्क लगा के ना की एंड वैल्यू के पेयर में हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर स्ट्रिंग भेज सकते हैं, जहां पे हम लोग बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या दिखाओ हमें, सिर्फ वही चीज दिखाओ जो हमने यहाँ पे सर्च में URL में सेंड किया है। ठीक है, तो जो भी आपको स्ट्रिंग भेजना है, ठीक है, वो फिल्टर, बेसिकली फिल्टर के लिए ज्यादा हम यूज करते हैं, कि जब भी हमें पास फिल्टर ओके। फैसिलिटी, अगर फ्यूचर आप लेके करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस URL में इस तरह का स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली कई जगहों पे क्या होता है, हैश का भी लास्ट में यूज किया जाता है। हैश बेसिकली क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन का एड्रेस होता है। तो हमें बस यही देखना था कि क्वेश्चन मार्क लगा के अगर कोई चीज की एंड वैल्यू के पेयर के रूप में दिया गया है, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो हम्म, सर आपने ना लास्ट टाइम ना TLD के बारे में कुछ बताया था। TLD के बारे में कुछ बताया था, क्या बताया था बताओ। सर वो मेरे नोट्स में लिखा है TLD, तो समझ में नहीं आ रहा जब किस आप लिए? URL पढ़ाया था। ठीक है, अ, मुझे भी नहीं याद है कि मैंने किस पर्पज से बताया था, इसमें बट लिखा है TLD.com.ex ऐसा कुछ। नहीं होगा, जो भी, तो जैसे भी हमने भी क्या क्वेरी स्ट्रिंग का एग्जांपल देखें, जैसे अभी आप गूगल पे जाओ, सर्च करो कुछ भी, अगर मान लीजिए सपोज दैट गूगल पे हम लोग जाते हैं,
अगर आप चाहें तो डायरेक्टली जैसे ये गूगल की वेबसाइट है, तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे हम ये ब्राउजर है बेसिकली, हम क्या करते हैं google.com, सिंपली हम यहाँ पे जाना चाह रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ना क्या सर्च एक पाथ यूज कर रहे हैं। सिंपली यूआरएल में डायरेक्टली चाहो तो टाइप कर सकते हो, या तो यहाँ पे ही कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं यहाँ सर ./सर्च, ठीक है, सर्च क्या हो गया, पाथ हो गया। फिर मैंने क्या बोला, पाथ के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या एग्जांपल था हमारा ऐसा, अगर हमें स्ट्रिंग किस पर्पज से हम यूज कर रहे थे, कोई बताएगा। हमने ये जो हमारा एड्रेस का पाथ था, स्लैश के बाद हमने क्या लगाया है, यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट हम कोई भी चीज सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक कि अगर सर्च लगा के अगर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, सॉरी क्वेश्चन मार्क, हमने कुछ भी की जो भी आपको करना है, या तो आप ना डायरेक्टली सर्च, सर्च ना हमारा की हो जाएगा, ठीक है। गूगल का ये स्पेसिफिक, ये एग्जैक्ट नहीं होता, मैं मतलब की वैल्यू जो भी हम देते हैं, ये बेसिकली जब हम बैकएंड बनाते हैं ना, तो हम ये पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम डिफाइंड करते हैं कि बेसिकली की एंड वैल्यू में ना क्या चीजें होगी। तो एग्जैक्टली आप कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ आप जब बैकएंड जब बनाते हैं तो आपको वहां पे पता होता है। तो बेसिकली ये इसका हमने कहीं पे यूज कभी किया था, तो एग्जाम्पल के लिए बस मैं आपको दिखा रहा कि क्वेश्चन मार्क लगा के google.com क्वेश्चन मार्क स्लैश क्वेश्चन मार्क, सॉरी सर्च इक्वल टू, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, सिंपल कैट सर्च किया, तो नहीं, ये नहीं, यूआरएल कुछ और होगा फिर। तो बेसिकली जब भी अगला आप गूगल पे आप जैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अगर मान लो आप सर्च करो कैट, ठीक है, तो देखिए यूआरएल आपको क्या दिख रहा है, हाँ सॉरी ये यूआरएल होगा, मैंने एक्चुअली गलत यूआरएल, google.com/सर्च देन क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू कैट, नहीं। तो अगर इसको डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च करना चाहें तो आप क्वेरी कर सकते हैं, एक्चुअली मैंने गलत सर्च किया था। तो ठीक है, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अगर मैं अगर ये सर्च कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए इस यूआरएल में क्या है, google.com का जो हमने यूआरएल दिया, देन पाथ क्या है मैंने सर्च किया, देन स्ट्रिंग में हमने क्या किया, क्यू इक्वल टू कैट। तो अगर मैं इस पर करूँगा डायरेक्टली क्या खुल के आ रहा है, कौन सा पेज खुल रहा है गूगल पे, वो सारे कैट वाला पेज आपको वहाँ पे ओपन हो जा रहा है, नहीं, जहाँ पे कैट से रिलेटेड वो सारी चीजें हैं। तो बेसिकली ये सारी सर चीजें जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है वो हम डिफाइन करते हैं अपने एप्लीकेशन के हिसाब से कि हमें किस टाइप का ना फिल्टर देना है बेसिकली। हाँ सर बोल जी। सर इसमें .com और .in ये क्या होता है? .com.in बेसिकली क्या होता है ना, डोमेन का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जिसको हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं बेसिकली। जैसे क्या होता है ना कि जब डोमेन जो भी हमारा नाम है वो पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से भी अलग अलग टाइप के ना डोमेन हो सकते हैं, ताकि देखिए अगर उस एक्सटेंशन से क्या होता है कि सेम नाम के ना मल्टीपल डोमेन को अलाउ किया जा सकता है। तो जैसे टॉप लेवल डोमेन अच्छा उसलिए आप बोले थे टॉप लेवल डोमेन। हाँ यस। ठीक है, तो डोमेन एक्सटेंशन बेसिकली क्या है ना, दो तरह के डोमेन एक्सटेंशन आपको मिलते हैं, एक टॉप लेवल के डोमेन एक्सटेंशन, एक रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल, और बेसिकली ग्लोबल लेवल पे जैसे .com .org एजुकेशन के लिए आप edu आप यूज कर सकते हैं, वैसे इंडिया में अगर आप यूज करें तो .in यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली डोमेन का एक्सटेंशन होता है, इसका यूज मोस्टली हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक अगर मान लीजिए आप इंडिया के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो गूगल बेसिकली क्या है ना कि ये जैसे डीएनएस जो सर्वर होता है ना, तो पार्टिकुलर रीजन के लिए ना अलग अलग, आप एक ही सर्वर पे सारे डोमेन नेम का एड्रेस तो अवेलेबल है नहीं,
तो बेसिकली क्या होता है ना, ये डीएनएस सर्वर होते हैं जो कि हर एक कंट्री पे, एक कंट्री में मल्टीपल सर्वर डिप्लॉय होते हैं। तो जैसे आप गूगल पे जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहला जो रिजल्ट दिखते हैं ना, आपके लोकल के मैक्सिमम दिखते हैं। नहीं, अगर आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मैक्सिमम वीडियो किसके दिखते हैं? इंडियन यूट्यूबर के दिखते हैं। नहीं, सही है, जब तक कि आप स्पेसिफिक सर्च ना करें किसी फॉरेन यूट्यूबर का। ठीक है, तो बेसिकली ये ना डोमेन नेम ना आपको वहां पे जरूर ज्यादा अच्छे पढ़, आपको एक्सटेंशन तो यूज करना ही, .com यूज करो, .in यूज करो, बट मोस्टली जब हम परचेज करते हैं डोमेन तो आपको एक्सटेंशन के साथ तो करना ही पड़ता है। तो .com सुनने में, और प्लस ग्लोबली अगर आपको जाना है तो आप .com का यूज कर सकते हो, अदरवाइज .in का यूज कर सकते हैं, और ये डोमेन का एक्सटेंशन होता है बेसिकली। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यस उसके लिए सर। हाँ, तो यूआरएल समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। काफी टाइम लगा। यूआरएल की प्रैक्टिस करिएगा। आप अपने जो पेज बना रहे हैं आप लोग, उस पेज पे सिंपली अब इसलिए हमें फोल्डर का नाम ना कुछ ऐसा रखना होता है ताकि जो हमारा यूआरएल डिजाइन हो तो यूआरएल देखने में थोड़ा अच्छा लगे, नहीं कि लोग यूआरएल देख के समझ पाए कि अच्छा इस रिसोर्स बेसिकली किस लिए रिसोर्स है। ठीक है, पाथ देख के भी समझ जाए। नहीं, ठीक है, तो फोल्डर का नाम और प्लस उसके बाद आप जो भी पेज बना रहे हैं वो रिसोर्स है। ओके, तो होमवर्क आपको समझ में आई गया। आप लोगों को मल्टी पेज वेबसाइट बनाना है, देन आपको ये सारा यूआरएल के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार जाके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे बाद में। फिर आप, क्योंकि फिर अभी आगे हम लोग यूआरएल काफी बार यूज करेंगे। अभी हम लोग जब अपना बैकएंड बनाएंगे तो वहाँ पे सर्च बॉक्स अगर बनाना चाह रहे हैं, फिल्टर फंक्शनैलिटी लाना चाह रहे हैं, या फिर पेजिनेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको ना यूआरएल में ये क्वेरी परम बेसिकली हम बोलते हैं इसको, पैरामीटर ही बोलते हैं, तो उसका यूज करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा टर्मिनल के बारे में 5-10 मिनट बातें कर लेते हैं। आप लोगों ने उसमें ही ज्यादा टाइम लगा दिया, बट कोई नहीं। देखिए, सिंपली टर्मिनल क्या है? क्या है, कोई बताएगा? सर कंप्यूटर को कमांड देने का एक और तरीका बोल सर सकते इंटरफेस है सर, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, कमांड लाइन इंटरफेस है टर्मिनल। ठीक है, और कोई बताए कुछ? अगर आप बता सकते हो तो बताओ। सर हमें अगर कुछ काम करवाना है कंप्यूटर से तो वो भी एक तरीका है, कुछ वो कमांड भी देके हम लोग। वो भी एक तरीका है, नहीं? ठीक है, Yes। चलिए तो आप लोगों के लिए चलो आज से ना होमवर्क ही आपको दे देते हैं मल्टीपल चीजें करने के लिए। बट देखिए ना, सिंपली आपको क्या होता है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर पे, जैसे जस्ट लाइक आपको एक फोल्डर बनाना है अपने कंप्यूटर में, या फाइल बना क्रिएट करनी है, तो हम क्या करते हैं? ऑब्वियस बात है, अभी 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 तक जो हम यूज करते आ रहे हैं कि हम राइट क्लिक करते हैं, फोल्डर का नाम लिखते हैं, हमारा फोल्डर बन जाता है। फिर उस फोल्डर के अंदर हमें जो भी फाइल बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, जिस भी नाम से फाइल बनानी होती है, फाइल का नाम लिखते हैं, बस जिस टाइप की फाइल बनाती है वो एक्सटेंशन देते हैं, वो हो जाता है। नहीं, तो ये क्या है कि ये बेसिकली इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। कि यहाँ पे ना हमें बहुत सारी चीजें क्या है कि दिख रही होती नहीं, हमें पता होता है कि अच्छा फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करते हैं तो मेक फोल्डर लिखा हुआ है तो आपको दिख जाता है। नहीं, ठीक है, तो ये एज ए यूजर ना हमें कोई भी काम करने के लिए बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, कोई भी यूजर आके फोल्डर बनाना है उसको मतलब ये नहीं पता। बट कमांड लाइन क्या है कि वो भी एक इंटरफेस है, जैसे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कि ग्राफिकल तरीके से जहाँ पे ऑलरेडी पहले से ना डिफाइन किया हुआ है वही स्ट्रक्चर, चाहे वो फोल्डर ग्रुप में या फिर एप्लीकेशन का नाम, वो सारी चीजें ना पहले देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है। बट यहाँ पे क्या है ना कि आप हर काम को, जो भी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नेल है बेसिकली, उसके लिए जो आप कमांड देते हैं ना, वो हर कमांड हम ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू ना दे नहीं पाते उतना सारी चीजें। बट जो कमांड लाइन इंटरफेस है वहाँ पे ना हमें एडवांस कमांड जो कि एज
एडवांस यूजर अगर हम यूज करना चाहते हैं तो ग्राफिकल जो हमारा CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है, वहाँ पे हम वो सारी चीजें बड़ा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक काम तो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से बड़ा इजीली कर लेते हैं। अगर मान लो आपको एक फाइल एक फोल्डर बनाना है तो आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। बट अगर मान लो सपोज दैट आपको मल्टीपल फोल्डर बनाने हैं, नहीं एक ही साथ में 1000 फोल्डर बनाने हैं, तो सोचो राइट क्लिक कर करके कितना कितना टाइम लगेगा आपको, लगेगा टाइम? या फिर आपको मान लो एक साथ में 10,000 फाइल बनानी है, बस जस्ट लाइक चेक जब करते हैं बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें ना चेक के पर्पज से ना हम बहुत सारी फाइलें बनाते हैं, ताकि आप देखते हैं कि आप इतना अगर हैवी आपका एप्लीकेशन है तो क्या हो रहा है, नहीं तो वो सारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए। तो अगर सपोज दैट अगर मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोग टर्मिनल जिसको हम लोग ये बेसिकली आप सबके पास होता है, आप अगर कमांड लाइन यूज कर रहे सॉरी विंडो यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं विंडो में कैसे टर्मिनल कैसे ओपन होता है आपकी विंडो में? पावर शेल बोलते हैं। पावर सेल बोलते हैं, नहीं तो पावर सेल में अब ये इंटरफेस आपको दिख जाता है। ये इंटरफेस बेसिकली अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली ये टर्मिनल अलग अलग टाइप का टर्मिनल, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एक टर्मिनल प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आप विंडो, अब अगर आप विंडो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे सर, हैं। हाँ, CMD क्या होता है फिर? क्या होता है? फिर इससे फिर मैं ओपन कर रहा हूँ तो एक पावर शेल ओपन हो रहा है, एक CMD अलग ओपन हो रहा है। CND? CMD। CMD? यस सर। कमांड। कमांड डायरेक्टरी। कमांड डायरेक्टरी पता नहीं, जो भी हो देख एक लीजिए। कमांड हाँ, प्रॉम्प्ट। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ना में आप अलग अलग तरह के टर्मिनल यूज करते हैं। तो मोस्टली जैसे कि अगर आप स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं विंडो, तो उसके लिए अलग टर्मिनल। और हर टर्मिनल में ना कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए आपको क्या करना होता है, टर्मिनल में कमांड देना होता है। ठीक है, क्लियर? तो आप वो सारी चीजें ना हम अपने इस टर्मिनल इंटरफेस बेसिकली क्या है, एक इंटरफेस जहाँ पे हम अपने कमांड को रन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें बेसिकली हमें दो तीन टर्म समझने की जरूरत है। तो ये जो हमारा परसेंटेज साइन दिख रहा है ना, बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट। और प्लस इस प्रॉम्प्ट जो हमारा ये जो परसेंटेज साइन के आगे अगर हम कुछ भी जो टाइप कर रहे हैं, बेसिकली एक लाइन टाइप जो कर रहे हैं ये सारी चीजें, इसको बोलते हैं हम कमांड लाइन इंटरफेस। बेसिकली ये लाइन इंटर बेसिकली कमांड जो हम कमांड टाइप करें वो इस एक लाइन में जो कमांड है इसको कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। और इस पूरे एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट ये जो परसेंटेज साइन है इसको हम बदल भी सकते हैं, जो भी आपको आप में कुछ और भी दिख रहा होगा। अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है जो कमांड यहाँ पे हम रन करने वाले हैं, अगर आप विंडो टर्मिनल यूज करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आप सेम कमांड से सेम काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मोस्टली हम क्या करते हैं कि सीखने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि भी हमारे में जैस या बैश अलग अलग सेल होते हैं बेसिकली। बट बैश कमांड में क्या होता है ना, मोस्टली लिनक्स के जो भी कमांड होते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बैकएंड में मोस्टली ना यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई क्या करते हैं एज ए डेवलपर ना, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं लिनक्स के कमांड सीखते हैं, क्योंकि हमें बैकएंड में ही जाते कमांड टर्मिनल का यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं लिनक्स के क्या टर्मिनल यूज करते हैं। ठीक है, और उसी के प्रॉम्प्ट को कमांड को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करिएगा कि हम ऑलरेडी हमारे लिनक्स जो बैश कमांड है वो ऑलरेडी सॉरी टर्मिनल है, सेल बेसिकली बैश सेल होता है जहाँ पे ना ये सारी स्क्रिप्ट हम रन कर सकते हैं। वो बैश सेल हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट अब एज ए विंडो आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं गिट बैश यूज कर लेते हैं, एक एप्लीकेशन है जो कि आपको ना सेम टर्मिनल का इंटरफेस दे देगा जहाँ पे आप गिट बैश का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो गिट बैश इसलिए मैंने बोला था कि आप क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिए। नहीं, बोला था। तो अभी देखिए, एक तो हमारे पास है कि ये जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी टर्मिनल है, इसका हम यूज कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए। या तो दूसरा हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है कि जब भी हम बीएस कोड में कोई प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं, नहीं, जैसे कि अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस ही करना है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी एक दूसरा फोल्डर हम खोल रहे हैं, या फिर चलो एक नया फोल्डर बना लेते हैं, फिर उसमें हम, या डायरेक्ट, तो हम, आपने, आकांक्षा जी कर लिया, आपने गिट बैश डाउनलोड कर लिया है ना? यस सर, उसी दिन कर लिया था। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मिनल, यार चलो ठीक है। हमने CLI कमांड नाम करके ना एक फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर को ही हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हमें कमांड बेसिकली टर्मिनल के बारे में जानने का फायदा क्या है। ठीक है, कुछ आपको इसकी वैल्यू दिखाते हैं कि इससे कितना काम हमारा आसान हो सकता है। तो एज ए डेवलपर हमें क्यों सीखने की जरूरत है, जैसे कि अभी हमने क्या बताया, तो एक तो हम अपने कंप्यूटर में जो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है टर्मिनल, उसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि हम जो बीएस कोड यूज कर रहे हैं उसमें भी इंटीग्रेट होता है टर्मिनल। तो हम क्या करें, बीएस कोड में कोई भी अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए, और आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनल आप देखेंगे हेड ऊपर, तो टर्मिनल आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करके नया टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल का इंटरफेस आपको नीचे दिख रहा है, नहीं, क्लियर? तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अगर सपोज दैट कि अब आपको इस प्रोजेक्ट में अगर कोई फाइल बनानी है, तो आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, देन उसके बाद अगर आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मान लो एक फाइल बनानी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तब ऐसे ही करते हैं, राइट क्लिक करके आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना लेते हैं। ठीक है, सेम काम अगर हमें मान लो अगर इस इससे काम करना है, अपने टर्मिनल के थ्रू करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कमांड होता है, कमांड इसलिए हमें पढ़ने की जानने की जरूरत होती है। तो एक कमांड होता है जिसको हम बोलते हैं टच, और टच लिख के अगर हम क्या करें, इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स नाम से एक फाइल बन चुकी है, तो इंडेक्स 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, या 1 लिख दो, जो भी लिखना है, क्योंकि सेम नाम से दो फाइल तो बन नहीं सकती। तो index1.html अगर हमने ये रन किया, तो देखो इस फोल्डर में क्या है, दूसरी फाइल बन गई, नहीं? तो या तो हम राइट क्लिक करके एक फाइल बना रहे थे, या तो हम यहाँ पे एक सिंपल कमांड चलाया, टच कमांड, वो हमारा फाइल बन के तैयार हो। वैसे ही अगर मान लीजिए हमें सपोज है कि टच लिख के अगर हमें मल्टीपल फाइल बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल फाइल index.2h.html, और देन index.3.html, जितना भी आपको फाइल चाहिए आप बना दो। अगर हमने किया, जैसे ये टच चला है, देखिए 2 और 3 भी फाइल बन के तैयार हो गई। तो क्या दिख रहा है कि जो काम हम लोग अभी GUI के थ्रू कर रहे थे, वो सारा काम हम मतलब वो फाइल बनाने का काम हम यहाँ से भी कर ले रहे थे। बट एक दो फाइल बनाने का कोई उतना बड़ा रोल तो है नहीं। बट अगर मान लीजिए सपोज है कि अगर आपको ना यहाँ पे एक साथ 50 फाइल बनानी है, नहीं, index 1 2 3 4 5 6, वो सारी चीजें, तो कैसे क्या कर सकते हैं, अभी तक हमारे पास जो GUI का ऑप्शन था, हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके 50 टाइम्स हम अलग अलग फाइल बना सकते हैं, नहीं? सही है। बट अगर अभी हम यहाँ पे अगर यूज करें, अगर हमें, अगर मान लीजिए सपोर्ट है कि अगर अगला 50 फाइल बनाना है, तो हम टर्मिनल के थ्रू बड़ा इजीली बना सकते हैं। आपको क्या करना है, टर्मिनल बेसिकली यहाँ पे ना हम स्क्रिप्ट ही रन करते हैं, आप किसी भी तरह का है ना, टर्मिनल की अलग स्क्रिप्ट होती है, बट आप यहाँ पे ना कोड लिख सकते हैं। जैसे आप सिंपली कोड लिख रहे हैं बीएस कोड में, वहाँ वैसे ही आप यहाँ पे भी ना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जैसे कि लूप चलाते हैं आप वहाँ पे, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, लूप लिख सकते हैं मल्टीपल फाइल बनाने के लिए। तो हम लोग कौन कौन सा लूप पढ़े हैं?
क्यों, कभी पढ़ा है? कंप्यूटर में कौन कौन सा लूप पढ़ा है? क्यों? अरे सॉरी, जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से लूप पढ़े थे, टाइप्स ऑफ लूप्स? सर नहीं जो पढ़ा? फॉर वाइल हो देते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप नहीं, डू व्हाइल लूप ऐसे ही डू पढ़े हैं। वाइल। चलो, तो हमें क्या करना है, मल्टीपल फाइल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सारे फाइल को ना डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए ना यहाँ पे एक कमांड होता है, कौन सा, आरएम होता है? नहीं, आरएम के आगे हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि सारी फाइल डिलीट करनी है, तो या तो हम सारे फाइल का नाम लिख दें। नहीं, जैसे कि मान लीजिए हमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्या करनी है, रिमूव करनी है। तो जैसे इंडेक्स आर एम डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखेंगे, यहाँ देखिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल गायब हो गई। नहीं, बट अब मान लीजिए हमें ये सारे फाइल डिलीट करनी है, तो हमें सारे फाइल का नाम मेंशन करना होगा। नहीं, अगर आप चाहें तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आर एम लिख के, क्योंकि हमें सारी फाइल रिमूव करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट। स्टार यूज कर सकते हैं, स्टार डॉट एच टी एम एल। तो क्या स्टार बेसिकली क्या है, कि ये जितने भी एच टी एम एल फाइल है जिसका एक्सटेंशन एच टी एम एल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मैं ये रन करूंगा तो देखिए सारे फाइल हमारी क्या हो गई, डिलीट हो गई। नहीं, तो कितना आसानी से हम ये सारा काम कर पा रहे हैं। वैसे ही अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट, जैसे हमें 50 फाइल्स बनानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई। ठीक है, और देन इसको हम क्या एक रेंज दे देते हैं, रेंज सपोज दैट 1 से लेके कितना 50 फाइल्स अगर हमें बनानी है, तो रेंज हम दे सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, ये फिर इसको हम बता सकते हैं डू। ठीक है, अब डू में आपको जो कुछ भी इससे करवाना है आप करवा सकते हैं। जस्ट लाइक हम क्या करना चाह रहे हैं कि टच, टच क्या करना चाह रहे हैं, फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या कौन सा फाइल करना है, इंडेक्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। डॉट एच टी एम एल। बट हमें 50 फाइल करना है, सबका नाम चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, आई एज ए वेरिएबल यहाँ पे हम डिफाइन किए हैं। तो वेरिएबल को शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन का यूज करते हैं। तो डॉलर साइन का आप यूज कर सकते हैं, डॉलर, सॉरी क्या है, डॉलर आई डॉट एच टी एम एल। ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं, हो गया। देन हम क्या लिख सकते हैं, डन। नहीं, ये स्क्रिप्ट सही है? क्यों, कोई पढ़ा है? थोड़ा पाइथन जैसी लग रही है, नहीं कि ये रेंज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बट चलो, अभी जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो देखते हैं क्या बनता है। देख रहे हो, हमारे पास कितने फाइलें बन के आ गई, 50 फाइलें बन गई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। बट अगर हम अभी गोई का यूज करके बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है। वैसे टच की जगह पे आपको पता ही, फोल्डर बनाने के लिए एम के डी आई आर यूज करते हैं। नहीं, तो आप क्या करिए, इसकी जगह पे टच की जगह पे एम के डी आई आर कर लीजिएगा, और फाइल की जगह पे फोल्डर का नाम लिख लीजिएगा। देखिए जैसे एग्जांपल के, जैसे कि मान लो हमने इसको फोल्डर बनाने के लिए यूज किया, तो अगर हमें कोई फोल्डर बनाने फॉर आई, फिर से वही लूप चला सकते हैं, आई इन 1 डॉट डॉट 50। चलो यहाँ पे 10 ही बनाते हैं फोल्डर। ठीक है, देन डू, क्योंकि अब यहाँ पे हम फोल्डर बना रहे थे, एम के डी आई आर यूज करेंगे। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करके जो भी आपको फोल्डर का नाम देना है, आप चाहें तो फोल्डर का नाम जस्ट लाइक, चलो मैं प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट में भी हम क्या करें, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 ऐसे करके नाम देना चाह रहे हैं। डॉलर लिख के आई लगा दिया हमने, सॉरी, देन उसके बाद सेमी कॉलन, डन। तो अभी जैसे हम करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, तो हमारे सारे फोल्डर भी बन के तैयार हो गए होंगे, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3, नहीं वो सारी चीजें। तो कितना इजी है हमारे पास। नहीं, वैसे अगर हम चाहते हैं कि सारे जो ये सारे जो हमारे एच टी एम एल के फाइल हैं वो एच टी एम एल के फोल्डर में मूव कर दे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सीपी कमांड से, या तो एमबी कमांड का यूज कर सकते हैं। नहीं,
तो MB कमांड का अगर हमें यूज करना है तो हमें सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लेते हैं MKDIR, किसका, HTML नाम का, ठीक है, HTML। क्लियर, तो ये हमारा देखिए HTML फोल्डर बन गया। और हम क्या चाहते हैं कि जितने भी हमारा index.html फाइल है नहीं, वो सारे क्या हो जाए, मूव हो जाए किसमें, HTML नाम के फोल्डर में। तो क्या करना होगा हमें, MB कमांड चला के, जस्ट लाइक जो भी हमारी फाइल है, तो इंडेक्स नाम की फाइलें हैं सारी, तो हम क्या लगा सकते हैं, star.html, सारी फाइलें जो कि HTML एक्सटेंशन है, और कहाँ पे मूव कर जाए, किस में, चाहे तो आप पाथ भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप क्योंकि सेम फोल्डर स्ट्रक्चर में, तो आप चाहे तो बस HTML लिख सकते हैं। नहीं, तो अगर मैं ये लिख चलाता हूँ तो देखिए सारे हमारे HTML फाइल किस में चली आई, इस HTML नाम के फोल्डर में, नहीं, इसके अंदर। सोचो अब वैसे क्या करते हैं, हम पूरे कॉपी करते हैं फिर इसमें आकर पेस्ट करते हैं। तो कितना इजी है आपके लिए कमांड लाइन जानने के बाद हमारा ना सारा काम करना। सही है। तो आप लोग अगर बोलेंगे तो मंडे के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर मंडे के दिन ना दो चीज कर सकते हैं साथ ही में, क्योंकि अपनी वेबसाइट को होस्ट भी करना है आपके, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कल और आज, मतलब कल और परसों, सब सैटरडे संडे आपके पास टाइम है, तो वेबसाइट का ना एक बेसिक लेआउट बना दीजिएगा। क्लियर, और जो पीछे हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उससे रिगार्डिंग ना दो तीन प्रोजेक्ट ना वेबसाइट पे, जो हमारा कंटेंट वाली वेबसाइट है वहां पे मैं ना डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए एक फॉर्म हो गया जिसमें बेसिक CSS का भी यूज कर देंगे। तो अगर आपको समझ में आता है तो कॉपी पेस्ट प्लस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी फिर पढ़ के तो करेंगे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक वेबसाइट का लेआउट भी प्रोजेक्ट रूप में सबमिट तो कर दूंगा आपको, तो उसको आप अपने प्रोफाइल में लगा सकती हैं अगर आपको लगाना है, बट पढ़ के आपको अपने से कॉपी पेस्ट मत करिएगा, टाइप करके करिए, ताकि आपको ना एक बेसिक प्रैक्टिस भी हो जाए आप लोगों का, ठीक है। फिर मंडे को ना टर्मिनल प्रैक्टिस कर लेंगे, टर्मिनल और प्लस गिट प्लस आपकी वेबसाइट को गिटहब पे पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक आज की क्लास यहाँ पे बंद करते हैं, फिर मिलते हैं मंडे को। ओके, प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा कर सकते हो करो, क्योंकि ना बहुत पढ़ने की जरूरत है। अभी तो कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी HTML से उससे तो कुछ है ही नहीं, नहीं, मेन तो अभी बाकी है आगे पढ़ने का। तो ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और रियली में ना अगर आपका सपने बड़े हैं तो फिर मेहनत तो बड़ी होनी ही चाहिए, नहीं, विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो मेहनत करिए, 2-3 घंटे पढ़िए, थोड़ा सा कोड करिए, करने की कोशिश करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो करिए। तो आज जो भी चीज़ है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टर्मिनल में टर्मिनल अगर पढ़ के आ सकते हो सारे कमांड ना, तो हम ज़्यादा कमांड प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जैसे भी हम लोग थोड़ा सा एडवांस चीज़ें कर रहे थे ना, कि उसी चीज़ को कैसे और भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। तो ट्राई करिएगा जो भी ब्लॉग है उसको पढ़ने की। टर्मिनल आपने प्रैक्टिस अभी आप सबके पास हो ही गया है, तो सेम कमांड चलाने की जरूरत है, तो वो सारे ना कॉपी पेस्ट कर करके ना पढ़ के कोशिश करिएगा, अगर बना सकते थोड़ा बहुत नोट्स तो बना लीजिएगा, फिर पढ़ते हैं मंडे को ना, ठीक है। मल्टी पेज वाली वेबसाइट जरूर बनानी है, 2-3 पेज जो मैंने ऐड किया वो ऐड करके अपने होस्ट कर लिए, मतलब उसमें डिप्लॉय करिए, इसे पोस्ट करिए, ठीक है। पोस्ट करने के लिए क्या करते हो आप, क्यों नहीं करते हो पोस्ट, पोस्ट करने के लिए क्या करना होगा बताओ। अगर मान लीजिए मुझे ये कोड पोस्ट करना है अभी, तो जस्ट लाइक जो हमारा पिछला कोड था, तो क्या करना होगा, कौन बताए, देखते हैं आप लोग क्यों नहीं करते मुझे अभी। सर पहले तो ऐड करेंगे, फिर कमिट, फिर पुश। हाँ, अगर इस कोड को अगर हमें करना है तो क्या करना होगा हमें, सिंपल, पहले तो सर टर्मिनल ओपन पहले करिए। ऐड, हाँ टर्मिनल, हाँ जी, ठीक है। टर्मिनल में हमें क्या करना है, गिट ऐड डॉट, गिट ऐड, नहीं, डॉट, डॉट लगा रहे हैं क्योंकि हमें सारी चीजों को फिर से ऐड करना यस, है, ठीक है, गिट ऐड। गिट कमिट, फिर उसके बाद क्या करना होगा, गिट कमिट ठीक माइनस है, एम, जो भी इसमें गिट मैसेज कमिट, होना है। सिंपल, गिट कमिट इनिशियलाइज, हाइफन, हाँ। गेट इनिशियलाइज नहीं करेंगे? नहीं नहीं, अब एक बार तो आपने इसमें कर दिया है ना, गिट तो इनिशियलाइज एक ही बार करेंगे ना, बार बार इस प्रोजेक्ट में करने की क्या जरूरत है। नहीं, एक प्रोजेक्ट में तो इनिशियलाइज एक ही बार गिट करोगे ना, उसके बाद तो फिर आप उस पे ऐड जो भी चीजें आपको दोबारा सबमिट करनी है, कमिट करनी है, उसको ऐड करेंगे फिर कमिट कर देंगे, ठीक। नहीं।
ठीक है। तो क्योंकि गिट हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया ना, गिट तो है ना हमारे फोल्डर में, ठीक है। वैसे ही दोबारा पोस्ट करने के लिए हमें लिंक भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं ऐड भी नहीं करना है रिमोट को, बस सिंपली पोस्ट कर देना है। तो गिट कमिट, उसमें हमें क्या करना है, एक मैसेज कर देंगे। मैसेज के लिए हम लोग क्या कर देंगे, कमिट डन। क्या करेंगे, कमिट डन। मल्टी पेज कुछ भी लिख दीजिए। क्रिएटिव मल्टी पेज वेबसाइट, ठीक है। आप सिंपली कोई भी मैसेज आपको जो आपको लगता है हमने किया, और फिर हमने क्या किया, इंटर कर दिया जो भी हमें करना है। तो हमारा क्या हो गया, कमिट हो गया कोड। बट अब ये क्या, हमारा लोकली कमिट हुआ है, बट अभी हमें क्या करना है, अपने गेटअप पे पोस्ट करना है। क्योंकि अब हमें गेटअप की हमने इसमें लिंक कर दिया है, तो बस हमें क्या करना होगा, क्या गिट कर, पुश। गिट पुश पुश और यूआरएल देने की सर नीड तो होनी ही चाहिए। नहीं, यूआरएल नहीं देना होगा, बट आपको बताना तो होगा ना। तो जैसे कि हमारा गेट की रिमोट का जो है हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमें कहाँ पे भेजना है, ओरिजिन, ओरिजिन की स्पेलिंग सही है, यस। देन उसके बाद मेन, नहीं। तो गिट पोस्ट कहाँ करना है, ओरिजिन में, मेन ब्रांच में हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। तो सर अच्छा, ब्रांच कोई दूसरी ब्रांच भी बनी होती तो फिर हाँ, मेन तो की जगह हम लोग वो लिखते। जिस ब्रांच में आपको पोस्ट करना है इस कोड को, उसका नाम डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम मेन ब्रांच में एक ही ब्रांच बना रखा है, मल्टीपल ब्रांच तो भी हमने बनाया नहीं। बट अगर आगे जाके ब्रांच बनाएंगे तो वहाँ पे बस अब जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारा क्या हो गया, कोड पोस्ट हो गया। आप चाह के सर आपके, हाँ, सर इसमें गिटहब से कैसे लिंक होगा ये? मैंने किया तो था पिछली बार जब गिटहब पे हम लोगों ने लिंक किया था। तो हमने क्या किया, गिट ऐड करके जब भी रिपोजिटरी बनाते हैं गिटहब पे, तो पहली बार हमने जब किया था गिट ऐड करने के तो वो बाद, लग रहा है कॉन्फ़िगर पूछ रहा है क्या करना है। नहीं नहीं, हमारा, हमने ऑलरेडी ये ऐड तो किया था ना, कौन सा था, ये था प्रोजेक्ट, इसी को ऐड किया था। तो देखिए अभी जो हमने अभी डिप्लॉय किया है, पोस्ट किया है 1 मिनट 1 पहले, मिनट। ये सारा कोड किया है HTML के अंदर। हमने आज का जो पेज बनाया था 2 मई 2025, नहीं, इसके अंदर ही सारा कोड था, वो सारा पोस्ट हो गया, जिसको देखना देख सकते हैं। अरे आप, मैंने ये नहीं किया था आपको, इंटीग्रेट तो आपने पहले ही किया था ना, जब आप पहली बार इनिशियलाइज जब किए थे। तो आप किया जब था किया गिट था। गिट पे रिपोजिटरी बनाते हैं, तो जो गिट ऐड करके आपको ऑप्शन मिलता है, गिट ऐड रिमोट, देन उसके बाद आप यूआरएल मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद अगर जो कोई भी अगर ब्रांच ऑलरेडी अब मेन होता है तो मेन के लिए आप स्विच करते नहीं है, देन उसके बाद फिर पुश करते हैं। तो पहली बार तो आप वैसे ही करते हैं, पहले ऐड करते हैं अपने रिमोट रिपोजिटरी को, कनेक्ट करते हैं यूआरएल देके। बट बाद में सेम रिपोजिटरी में अगर पोस्ट करना है तो बस इतना ही प्रोसेस करना है, ठीक है। अब हर दिन 1 मिनट का काम है, तो आप लोग भी क्या किया करिए, जब भी कोड किया करो ना, अब जब आपको कैंसिल करना नहीं, बंद करना, पोस्ट करके बंद किया करो, ठीक है। कल करेंगे, बाद में करेंगे, वो वाला ना ऑप्शन ही मत रखिए। जब भी आप अपना लैपटॉप बंद करने वाले हैं, बस पोस्ट कर लिया करो, 1 मिनट का काम है। ये बस आपको याद रखना, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, ओरिजिन में, बस इतने 3 ही कमांड तो चलाने हैं, चला लिया करो, ठीक है। सर ठीक अगर है। ओरिजिन ना लिखे तो? हम्म। अगर ओरिजिन ना लिखे तो क्या होगा? ओरिजिन बेसिकली क्या है ना, आपका जो रिमोट का एड्रेस है ना वो ओरिजिन है, ठीक है। और देन ओरिजिन जो मेन एड्रेस पूरे गिटहब का जो एड्रेस है ओरिजिन है, उसके अंदर आपने ब्रांच जो बना रखा है वहां पे कोड रखा है। जैसे मान लीजिए HTML के अंदर हमने क्या बना रखा है, कोई एक दूसरा फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर में हमारा रिसोर्स रखा हुआ है, तो हमें नेविगेट तो कहाँ से करना पड़ेगा, HTML/ लगा के ही तो करना है ना। तो ओरिजिन के बाद ही तो आप मेन तक पहुंचेंगे, इसलिए ओरिजिन लगाने की जरूरत है, ठीक है। यस। चलिए, तो आई थिंक आप लोग आज के बाद अब ना हर दिन पोस्ट करेंगे कोड, यस। करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, नहीं, ऑल द